Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the chapter 11, that is the Nature's Treasures. It is the 11th chapter from the class 6 science book. ये class 6 के science book से 11th chapter है. इससे पहले के chapters का discussion और उनके क्वेश्चन आंसर का भी डिस्कशन चैनल पे अपलोड हो चुका है, तो बच्चों जिससे तुम लोग चैनल पे जाकर के देख सकते हो. जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो है नेचर्स ट्रेजर्स. बच्चों अगर पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो. जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वोरा पे भी है. तो बच्चों सभी जगह इसे लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहो, या फिर तुम मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो. ओके, तो जिनको आता है उनके लिए रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत. तो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है नेचर्स ट्रेजर्स. नेचर का मतलब हो गया प्रकृति और ट्रेजर्स का मतलब हो गया खजाना. ठीक है, तो यानी हमारे प्रकृति में पाए जाने वाले जो खजाने हैं, तो ऐसा नहीं कि हीरा चांदी सोना मोती वो सब मिनरल्स के फॉर्म में हो गए, और उसके अलावा भी और क्या क्या जरूरी चीजें हैं वो भी हमारे जीवन के लिए जरूरी है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे इसमें. तो चैप्टर स्टार्ट होता हमारा, स्कूल वेकेशंस आर ऑलवेज फन फॉर भूमि एंड सूर्या. ठीक है, स्कूल की जो छुट्टियां होती थी वो हमेशा भूमि और सूर्या के लिए बहुत ही मस्ती लेकर के आया है हर बार. दिस वेकेशन दे विजिट देयर अज्जी ग्रैंड मदर. तो इस छुट्टी में इन छुट्टियों में इस बार वो अपने ग्रैंड मदर दादी जी के पास घूमने गई हैं, जिन्हें अज्जी कहते हैं वो लोग. अज्जी लिव्स इन अ विलेज ऑन द एज ऑफ अ फॉरेस्ट इन द वेस्टर्न घाट्स. अज्जी जो है एक जंगल के किनारे में रहती हैं, एक गांव में. एक जंगल के किनारे बसे हुए एक गांव में रहती हैं, और वो भी वेस्टर्न घाट्स के. ठीक है, तो वेस्टर्न घाट्स क्या है? वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया जो मैप में देखोगे बच्चों, तो वो है वेस्टर्न घाट्स. तो उसके जंगल के किनारे के बसे गांव में रहती हैं अज्जी. द एयर इन द विलेज इज फ्रेश एंड कूलर देन इन द सिटी. गांव की जो हवा है वो बहुत ही ताजी है और शहर की हवा से ठंडा भी है. ये जो गांव का हवा है, द एयर इन द विलेज इज फ्रेश, ताजा है, एंड इट इज कूलर देन द एयर इन सिटी. दे कैन सी ब्यूटीफुल हिल्स, स्ट्रीम्स एंड मेनी इंटरेस्टिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स अराउंड देम. तो वो क्या है कि वेस्टर्न घाट्स में जो जंगल के किनारे गांव बसा हुआ है, तो वहां पे बहुत तरीके के सुंदर सुंदर छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, हिल्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, झरने हैं, बहुत सारे रोचक पौधे हैं और जानवर हैं, पक्षी हैं, जहां पे उस जंगल में आसपास देखने को मिल जाते हैं उस गांव के आसपास में. One afternoon, भूमि एंड सूर्या आस्क अज्जी टू टेल देम मोर अबाउट द प्लेस. एक दोपहर की बात है, भूमि और सूर्या अपनी अज्जी से कहती हैं, अपनी दादी से कहते हैं कि इस जगह के बारे में और भी बताएं उनको. तो अज्जी बताती हैं, चिल्ड्रन डू यू नो दैट दिस प्लेस हैज सेवरल ट्रेजर्स ऑफ नेचर दैट एनरिच आवर लाइव्स. तो अज्जी बताती हैं कि बच्चों, क्या तुम लोग को पता है कि इस जगह पे प्रकृति के बहुत सारे खजाने बसे हुए हैं. ओके, डू यू नो that this place has several treasures of nature. ठीक है, ट्रेजर्स हैं लेकिन these treasures are of nature. ये प्रकृति के खजाने हैं जो हमारी जिंदगी को फलने फूलने में मदद करती हैं. Further, the pure air is refreshing and the soil is so fertile that it supports a variety of living beings. okay, ये ताजी हवा है, जो प्योर हवा है, शुद्ध हवा जो है, ये बहुत ही ताजगी लाने वाली है. और वही जो मिट्टी है यहाँ की, ये भी बहुत फर्टाइल है, बहुत उपजाऊ है, जिससे यहाँ के जितने लिविंग बींग्स हैं उन सबको जिंदगी जीने में बहुत सपोर्ट मिलता है. Moreover, this place gets plenty of sunlight, which is useful in many ways. और ये जगह जो है, यहाँ पे बहुत ही प्रचुर मात्रा में, बहुत ही भरपूर मात्रा में सूरज की किरणें भी आती हैं, धूप भी आती हैं, जो जिंदगी जीने के लिए बहुत ही जरूरी है. Different varieties of trees provide food and shelter to animals, including various birds and insects. ठीक है, बहुत तरीके के फूड्स वैरायटीज हैं, ट्रीज हैं जो फूड्स भी देते हैं और शेल्टर भी है बहुत सारे एनिमल्स के, बहुत सारे जानवरों के घर भी है वो, जिसमें बहुत सारे बर्ड्स और इंसेक्ट्स रहते हैं. तो उन ट्रीज में फूड भी मिलते हैं उन ट्रीजों से, और वो बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स के घर भी हो गए वो ट्रीज. कैन यू थिंक ऑफ मोर सच ट्रेजर्स ऑफ नेचर. ठीक है, तो इस तरीके से और भी प्रकृति के बहुत सारे जो खजाना के बारे में यहाँ बोला जा रहा है, तो और भी तुम बता सकते हो. तो बच्चों हो गया, जैसे ये पेड़ हो गया, ये खाना भी देता है, भोजन भी देता है, और बहुत सारे जीवों के लिए ये घर भी देता है. उसी तरीके से पहाड़ी क्षेत्र हो गया, तो वहां पे अगर ज्यादा ऊंचाई पे है तो वहां से नदी भी निकलती है. और लैंड वाला एरिया वाला हो गया, मतलब प्लेन सर्फेस हो गया, तो वहां पे फर्टाइल सॉइल होता है. तो इस तरीके से जो नेचर के ट्रेजर्स है, और भी कुछ जानोगे तो हम लोग इस चैप्टर में और अच्छे से जानेंगे नेचर्स के ट्रेजर्स के बारे में. तो यहाँ देख सकते हो कि गांव का एक दृश्य बनाया हुआ है, बहुत ही सुंदर सा घर है, पेड़ है, जानवर है, सब एकदम खुले माहौल में रह रहे हैं. भूमि रिप्लाइज, अज्जी वी यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड ग्रोइंग वेजिटेबल्स. भूमि कहती है कि अज्जी यानी दादी, हम लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए और सब्जियां उगाने के लिए. अज्जी सेज यस, अज्जी कहती है हाँ, वी नीड दीज ट्रेजर्स फॉर आवर सर्वाइवल एंड फॉर मेकिंग आवर लाइफ मोर कंफर्टेबल. ठीक है, तो इन सब चीजों की, ये जो चीजें हैं, ये जो खजाना है, जैसे ये पानी के लिए कहा अज्जी ने, भूमि ने पानी के बारे में बताया, तो पानी जो इस तरह के जो ट्रेजर्स हैं, ये हमें जरूरत है हमें जिंदा रहने के लिए और हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए.
विदाउट दीज ट्रेजर्स ऑफ नेचर एनी फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, प्रकृति के इन खजानों के बगैर किसी भी तरीके का लाइफ जो है वो अर्थ पे पॉसिबल नहीं है। वी ऑल आर अ पार्ट ऑफ नेचर, हम सभी के सभी प्रकृति का एक अभिन्न अंग है, हम सब प्रकृति का एक हिस्सा है। अज्जी एक्सप्लेन्स द इंपॉर्टेंस ऑफ एयर अराउंड अस। अज्जी जो है हम लोग के आसपास में जो हवा है उसकी महत्व को समझाती हैं। एंड हाउ इट इज एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, और वो एयर जो है हमारे जिंदा रहने के लिए कैसे जरूरी है वो भी बताती है। लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट एयर। अब हम लोग हवा के बारे में और कुछ जानेंगे यहाँ पे। तो ये एयर इट इज अ फॉर्म ऑफ नेचुरल ट्रेजर, नेचर्स ट्रेजर और द ट्रेजर विच इज फाउंड इन नेचर। तो इसके बारे में हम लोग और थोड़ा डिटेल में जानेंगे यहाँ पे। वन मॉर्निंग भूमि एंड सूर्या सी अज्जी परफॉर्मिंग सम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। ठीक है, एक मॉर्निंग में, एक सुबह की बात है, जब भूमि और सूर्य अज्जी को देख रही है कि वो कुछ ब्रीदिंग यानी सांस लेने वाली एक्सरसाइज कर रही है। तो योगा जिसे हम लोग कहते हैं कि सांस हल्का हल्का लो, हल्का हल्का छोड़ो, तो इस तरीके का एक्सरसाइज कर रही थी अज्जी। तो एक दिन एक सुबह में भूमि और सूर्या ने देखा अज्जी को ये एक्सरसाइज करते हुए। अज्जी आस्क देम टू जॉइन हर। अज्जी भी उन्हें कहती है कि चलो साथ में ये एक्सरसाइज करो। शी सेज आई एम टेकिंग डीप ब्रेथ्स इन एंड लेटिंग देम आउट। मैं गहरी सांस ले रही हूं अंदर, मतलब धीरे धीरे करके बहुत सारा हवा अंदर ले रहे हैं, गहरी सांस ले रहे हैं और उसको फिर बाहर छोड़ दे रहे हैं। दिस हेल्प्स इन गेटिंग मोर फ्रेश एयर इन द लंग्स टू स्टे हेल्दी। इसकी मदद से क्या है कि ज्यादा से ज्यादा ताजी हवा फेफड़ों तक पहुंचती है और उससे हमें स्वस्थ रहने में मदद मिलता है। भूमि एंड सूर्या सिट विथ अज्जी एंड स्टार्ट टेकिंग डीप ब्रेथ्स। और भूमि और सूर्य जब उन्होंने अज्जी को देखा इस तरीके से डीप ब्रेथ लेते हुए, तो वो भी दादी जी के साथ बैठ गए और वो भी ताजी हवा का सांस लेने लग गए। लेट अस आल्सो परफॉर्म अ ब्रीदिंग एक्सरसाइज। चलो अब एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है बच्चों यहाँ पे, तो उसको देखना है कि कैसे किया जा रहा है इसमें। लेट अस एक्सपीरियंस टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड देन ब्रीथ आउट स्लोली। ठीक है, गहरी लंबी सांस लो और धीरे धीरे इसको छोड़ो। ओके, लंबी सांस लो, ठीक है, लंबी सांस लो, लेकिन उसको छोड़ना है धीरे धीरे। टेक अ डीपर ब्रेथ इन अगेन, और फिर इस बार उससे ज्यादा गहरी सांस लेने की कोशिश करना, मतलब ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अपने अंदर रखने की कोशिश करना। होल्ड योर ब्रेथ फॉर सो लॉन्ग एज यू कैन एंड देन ब्रीथ आउट स्लोली। और इस बार सांस को रोक के रखना थोड़ी देर, और इतनी देर कि अपने आप को परेशानी में ना डाल लो। ओके, ये नहीं कि अनकंफर्टेबल फील होने लग जाए, तो उतना देर सांस को रोको और फिर उस सांस को धीरे धीरे छोड़ना रहेगा। हाउ लॉन्ग कैन यू होल्ड योर ब्रेथ, तुम कितने देर तक अपने सांस को रोक सकते हो। हाउ डू यू फील व्हेन यू होल्ड योर ब्रेथ, और जब तुमने अपने सांस को रोका तो तुमको महसूस कैसा हुआ। तो बच्चों यहाँ एक क्वेश्चन है, एक चेतावनी है कि डू नॉट होल्ड योर ब्रेथ फॉर सो लॉन्ग दैट यू स्टार्ट फीलिंग अनकंफर्टेबल। तो अपने सांस को इतनी देर तक नहीं रोकना है कि तुमको खुद ही अनकंफर्टेबल फील होने लग जाए। From this activity, we find that it is difficult to hold our breath for a long time. इस एक्टिविटी से हमको ये पता चलता है कि अपने सांस को रोके रखना लंबे समय के लिए बहुत ही मुश्किल है। It is very difficult. The air which we breathe in has oxygen. जो हवा हम लोग अंदर ले रहे हैं उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। Our body needs oxygen to perform its functions. हमारे शरीर को ऑक्सीजन का जरूरत होता है ताकि वो अपने फंक्शन को, अपने काम को सही तरीके से कर सके। When we hold our breath for a long time, the body does not get enough oxygen to perform its functions. जब हम अपने सांस को लंबे समय तक के लिए रोके रखते हैं तो हमारे बॉडी को ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में नहीं मिलती है, ताकि हम लोग जिससे हम लोग सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। Thus we need oxygen for our survival. इसीलिए ऑक्सीजन जो है हमें जिंदा रहने के लिए जरूरत है। Similarly, most of the living beings also need oxygen for their survival. उसी तरीके से बहुत सारे जो जीव जंतु हैं उनको भी ऑक्सीजन की जरूरत है ताकि वो भी जिंदा रह सकें। फर्दर डू यू नो, बच्चों के यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, तो उसको देखते हैं क्या है इसमें। वी कैन सर्वाइव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर फ्यू डेज। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी बात है, इसको ध्यान से समझना कि हम लोग बिना खाना बिना पानी के कुछ दिनों तक रह सकते हैं। बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन इवन अ फ्यू मिनट्स। लेकिन बिना ऑक्सीजन के, या कहने का मतलब बिना हवा के, हम लोग कुछ मिनट भी नहीं रह पाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए अपने सांस को रोकना है, जो ब्रीदिंग करोगे और रोके रखना है, तो इतना नहीं रोकना है कि अनकंफर्टेबल फील होने लग जाए, तुम अपने आप को ही नुकसान पहुंचा लो बच्चों। तो इसलिए कॉशियसली, ठीक है, ध्यानपूर्वक करना उसे। फर्दर, The air which surrounds the earth is a mixture of gases. जो हवा जो धरती को घेरे हुए, ठीक है, जो धरती को हवा घेरे हुए, जो हवा धरती या फिर धरती जिन हवा से घेरे हुए, वो अलग अलग गैसों का मिक्सचर है, उसमें बहुत सारी गैसेस मिले हुए हैं। कैन यू नेम सम गैसेस which are present in the air? क्या तुम कुछ गैसेस के नाम बता सकते हो जो हवा में मौजूद है। एयर कंटेन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस इन स्मॉल क्वांटिटीज। और ये तो हवा में जो है नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, आर्गन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और भी बहुत सारे ऐसे गैसेस हैं जो छोटी छोटी मात्रा में, कम मात्रा में हवा में प्रेजेंट है। फिगर 11.1 gives the composition of air in percentage. So here is the figure is given. So here is it. ठीक है, ये ब्लॉक वाला फिगर जो है, it is given, it gives the composition of air in percentage. ठीक है कि किस अमाउंट में, जो भी मिक्सचर में जो भी गैसेस प्रेजेंट है, तो वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है एयर में। नोटिस दैट इन फिगर 11.1 there are 100 squares. ठीक है, फिगर 11.1 में 100 स्क्वायर्स हैं। आउट ऑफ 100 स्क्वायर्स 78 आर ऑक्यूपाइड बाय नाइट्रोजन, जिसमें 78 जो है नाइट्रोजन से कवर्ड है।
21 आर ऑक्यूपाइड बाय ऑक्सीजन, उसमें से 21 जो स्क्वायर्स वो ऑक्सीजन से ऑक्यूपाइड है, एंड 1 बाय आर्गन, और 1% जो है, here you can see in the image, it is covered by argon, carbon dioxide, other gases which are present in small amount in atmosphere. So you can see the composition of air: nitrogen 78%, all the blue boxes are the comprises of nitrogen, 21% oxygen, the red boxes are the oxygen which is available in the form of as 21% in the atmosphere, and the rest of the gases is 1%. So percentage is the number of parts in 100, परसेंटेज के बच्चों क्या है आउट ऑफ 100, ठीक है, परसेंटेज का मतलब ये आउट ऑफ 100, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल, इसको हम लोग डिनोट करते हैं सिंबल से। तो ये मैथ के पार्ट में अच्छे से डिस्कस किया जाएगा बच्चों। फर्दर, यू नोटिस द प्रेजेंस ऑफ एयर व्हेन द लीव्स ऑफ अ ट्री रसल, तुमने हवा का महसूस किया होगा जब पेड़ के पत्ते हिलते हैं, ठीक है, नोटिस द प्रेजेंस ऑफ एयर, देखा होगा तुमने जब पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं, मतलब कि वहां पे हवा मौजूद है, तभी वो पेड़ के पत्ते हिल रहे हैं। द क्लोथ्स हैंगिंग ऑन अ क्लोथ लाइन स्वे, कपड़ों तार पे या फिर रस्सी पे अगर कपड़े डाले हुए हैं तो वो कपड़े भी हिलते हैं हवा की मौजूदगी की वजह से। और द पेजेस ऑफ एन ओपन बुक बिगेन टू फ्लटर वंस फैन इज स्विच्ड ऑन, ठीक है, और अगर कोई किताब खुली रह गई है तो उस किताबों के पन्नों को भी तुमने उड़ते हुए देखा होगा अगर पंखा चला दिया जाए उस कमरे में, ठीक है, बंद कमरे में अगर पंखा चला दिया जाए। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, ठीक है, जो वो विंड जो हवा मूव करता है उसे हम लोग कहते हैं विंड, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। फर्दर, समटाइम्स इट ब्लोज फास्ट, कभी कभार जो विंड होती है जो मूविंग एयर है वो कभी ज्यादा तेज बहती है, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग ए स्टॉर्म, जैसे आंधी तूफान के समय में, एंड समटाइम्स इट ब्लोज जेंटली एज अ ब्रीज, और कभी कभार बहुत ही आरामदायक हवा चलती है जो हमको ये चलता है जिसे हम लोग ब्रीज कहते हैं। हमें स्टॉर्म में क्या है बहुत ही तेज चलती है। यू मस्ट हैव प्लेड विद अ फिरकी पेपर पिन व्हील मेनी टाइम्स, तुमने फिरकी के साथ खेला होगा बच्चों, पेपर से ही बनता है ये फिरकी बहुत बार। तो लेट अस मेक अ फिरकी बाय परफॉर्मिंग एक्टिविटी 11.2, ठीक है, एक्टिविटी दिया हुआ इसमें जिसमें हम लोग फिरकी बना सकते हैं, इसको मैं रीड नहीं करने वाला हूँ, इसको तुम लोग बच्चों परफॉर्म करना, अगर बनाने का मन करेगा तो फिरकी इस एक्टिविटी की मदद से बनाना है, इसको बहुत अच्छी तरीके से बनाया हुआ इसमें। नाउ यू कैन होल्ड द फिरकी इन योर हैंड एंड रन, अब जब फिरकी बन जाएगा तो इसको तुम अपने हाथ में पकड़ो और दौड़ो। यू कैन ऑल्सो ब्लो एयर टू इट, और इसके चक्कर जो है जो फिरकी है वो घूमने लग जाएगा अगर तुम दौड़ोगे तो, और या तो तुम इसमें हवा मार करके भी इस फिरकी को घुमा सकते हो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तुमको क्या दिखेगा? डज द फिरकी रोटेट, क्या वो फिरकी घूम रहा है? When you move it a little back and forth, जब तुम फिरकी को आगे की पीछे की ओर करते हो, the फिरकी rotates, तो फिरकी क्या है वो घूमती है, उसकी जो फिगर देख सकते हो, ये जो चक्र है चक्रनुमा बना हुआ है, तो ये फिरकी है, तो ये घूमता है, एक्चुअली में घूमता है। What makes a फिरकी rotate? It is the wind that makes a फिरकी rotate, ठीक है, तो फिरकी को घूमने के पीछे का कारण क्या है? तो ये हवा है जो फिरकी को घुमा रही है, it is the wind that is making the फिरकी rotate. The working of a windmill is similar to that of a फिरकी, ठीक है, तो विंडमिल बच्चों इस तरीके से तुमने देखा होगा, पवन चक्की विंडमिल को हम लोग हिंदी में कहते हैं, तो ये जो विंडमिल भी काम करती है हवा की वजह से ही, और काइंड ऑफ फिरकी की तरह ही है इसमें। विंड रोटेट्स द विंग्स ऑफ अ विंडमिल, हवा जो है वो विंडमिल के पंखों को घुमाती है। विंडमिल्स कैन बी यूज्ड टू रन फ्लावर मिल्स, अब विंडमिल्स जो है ये पवन चक्की जो है ये आटा के चक्की को चलाने के काम आता है, या तो पानी खींचने के काम आता है कुएं में से, ओके, टू पुल वाटर फ्रॉम अ वेल, और टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, या तो विंडमिल्स का जो है यूजेज वो बिजली बनाने की भी काम आता है, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी भी। इन इंडिया, भारत देश में, देयर आर मेनी विंडमिल फार्म, अपने भारत देश में बहुत सारे विंडमिल्स के फार्म्स हैं। A windmill farm is an area that has a large number of windmills which use energy of wind to generate electricity. तो विंडमिल फार्म जो है वो एरिया है जहां पे बहुत सारे विंडमिल्स लगे हुए हैं जिनकी मदद से फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है, ओके, जो हवा से जनरेट होने वाला इलेक्ट्रिसिटी है तो उसको जनरेट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी। सो हियर यू कैन सी अ विंडमिल फार्म जिसमें बहुत सारे विंडमिल्स लगे हुए हैं। नाउ मोर टू नो, कुछ और जानकारी वाली बात है बच्चों, देख लो। मुपंडल विंड फार्म इन तमिलनाडु, तो कुछ विंडमिल फार्म्स के नाम दिए हुए, जैसे मुपंडल विंड फार्म, ओके, मुपंडल विंड फार्म ये कहाँ है तो तमिलनाडु में, इट इज इन तमिलनाडु। नाउ जैसलमेर विंड पार्क इन राजस्थान, फिर दूसरा विंड पार्क हो गया जो कोई जैसलमेर विंड पार्क है राजस्थान में, एंड ब्रह्मनवेल विंड फार्म इन महाराष्ट्र, ओके, थर्ड विंड फार्म है ब्रह्मनवेल विंड फार्म जो कि है महाराष्ट्र में। आर सम ऑफ द लीडिंग विंडमिल फार्म्स इन आवर कंट्री, और ये कुछ लीडिंग विंडमिल फार्म्स है जो अपने देश में चलती हैं। फाइंड आउट मोर अदर विंडमिल फार्म्स इन आवर कंट्री, अपने देश में और भी ऐसे कई विंडमिल फार्म्स हैं तो उसके बारे में जानकारी पता करो। फर्दर, तो अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों? एयर के बारे में, विच इज वन ऑफ द ट्रेजर ऑफ नेचर। वी हैव लर्न्ड दैट एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो अभी हम लोग जाना कि एयर जो है, हवा जो है हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, ओके, क्यों जरूरी है? क्योंकि बिना हवा के तो हम लोग कुछ मिनट भी नहीं रह पाएंगे। वाटर टू इज एसेंशियल एंड प्रीशियस फॉर अस, अब वाटर टू कहने का मतलब कि जैसे एयर हमारे लिए जरूरी है तो बिना खाना और बिना पानी के हम लोग कुछ दिन तो जिंदा रह पाएंगे, लेकिन वो भी हमारे लिए जरूरी है, नहीं तो वो कुछ दिन भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। हाउ डू यू फील व्हेन यू कैन नॉट गेट वाटर टू ड्रिंक, कैसा महसूस होता है अगर तुम्हें पानी नहीं मिला पीने के लिए?
स्पेशली व्हेन यू आर थर्स्टी। ओके, टू ड्रिंक कहने का मतलब ये हम लोग तो कभी कभार ऐसा होता है कि कस की भी प्यास लगा होता है, तो अगर खास करके जब उस समय प्यास लगा हुआ है और तब अगर पानी पीने को नहीं मिले तब कैसा महसूस होगा। लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट वाटर। तो इट इज आल्सो अनदर फॉर्म ऑफ नेचुरल ट्रेजर, ओके, दैट इज वाटर। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे यहाँ पे। भूमि एंड सूर्य हेल्प अज्जी इन फिलिंग द ट्रफ्स ऑफ वाटर फॉर द काउज। और भूमि और सूर्य जो है गायों के लिए ट्रफ्स, ठीक है, गायों के लिए जो ट्रफ्स यानी इसको हम लोग हिंदी में कहेंगे नाद, जिसमें गायों के लिए उसको गायों का खाना, ठीक है, जानवरों का खाना उसमें मिलाया जाता है, तो उसमें वो लोग पानी भर रहे थे। They also help her in watering plants such as vegetables and medicinal herbs in the garden. उन्होंने अज्जी की मदद की पौधों को भी पानी देने में, और फिर पौधे दवाइयों वाले जो पौधे हर्ब्स हैं उनको भी पानी देने में जो बगीचे में लगे हुए थे। Ajji teaches them how to water the plants so that every drop is used and none of it goes waste. अज्जी जो है भूमि और सूर्य को बता रही है कि कैसे पानी का छिड़काव करना चाहिए पौधों पे, ताकि किसी भी बूंद का बर्बादी ना हो और सारा पानी जो है वो सही तरीके से सही जगह पे प्लांट्स में पहुंचे। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर यूजेस ऑफ वाटर इन योर डेली लाइफ। तो अब तुम क्या और अपनी जिंदगी में डेली लाइफ में वाटर के यूजेस के बारे में सोच सकते हो। राइट डाउन योर रिस्पॉन्सेस इन दी ब्लैंक बबल। तो ये जो बबल दिया हुआ है, वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, और भी क्या हो सकता है, तो ये जी हाँ सॉरी भूमि और सूर्य के सवाल आपस में बात कर रहे हैं, वैसे तुम लोग इसको भरना और जो भी अपने बुक में इसको करना। फर्दर, वी नीड वाटर फॉर मेनी डेली एक्टिविटीज सच एज ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग एंड क्लीनिंग। हमें पानी की जरूरत होती है डेली एक्टिविटीज के लिए, बहुत सारे डेली एक्टिविटीज के लिए, जैसे पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए या फिर साफ रखने के लिए। इट इज ऑल्सो यूज फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस। वाटर जो है वो अनाज उगाने के भी काम आता है और कारखानों में भी काम आता है, इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए भी। वेयर डू वी गेट वाटर फ्रॉम, हमें पानी कहां से मिल रही है। मेक अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंट सोर्सेस ऑफ वाटर। ये एक लिस्ट बनाओ जिसमें अलग अलग सोर्सेस दिए हुए जहां से हमें पानी मिल रहा है। वाटर कवर्स अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। पानी जो है अर्थ सरफेस का 2/3, यानी अगर अर्थ 90 है तो उसका 2/3 मान लीजिए 60%, ठीक है। तो इन और ओवर 70 to 75% मान लो आप लोग कि वाटर से कवर्ड है, 2/3 जो है वो पानी से कवर्ड है। मोस्ट ऑफ द वाटर इज फाउंड इन ओशंस एंड सीज, और उस 2/3 में भी बहुत सारे जो पानी अवेलेबल है वो समुद्र में है या फिर महासागर में है। However, this water is saline or salty, लेकिन ये जो पानी है ओशंस में और सीज में ये बहुत ही नमकीन है, they are saline and salty. This saline water is not fit for domestic, agricultural and industrial use. अब ये जो नमकीन पानी है, खारा पानी है, ये ना पानी के लिए, ना पीने के लिए, ना खेती बाड़ी के लिए, ना खाना बनाने के लिए, ना वॉशिंग के लिए, ना कारखानों में काम के लिए, किसी भी काम के लिए ये सलाइन वाटर पानी जो है सही नहीं है जो सी और ओशन में अवेलेबल है। फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज वी नीड फ्रेश वाटर। इन सारे एक्टिविटीज के लिए हमें फ्रेश वाटर की जरूरत है, यानी ताजा पानी की जरूरत है। विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स और स्नो। अब ये ताजा पानी जो है ये तो बर्फ के रूप में हमें अवेलेबल है, या फिर नदी के रूप में अवेलेबल है, या फिर लेक्स, झील के रूप में अवेलेबल है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड द अंडरग्राउंड। ठीक है, तो सर अर्थ के सरफेस पे, तो अर्थ के सरफेस पे फ्रोजन आइस शीट्स के रूप में है, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, इस तरीके से ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। और अंडरग्राउंड, ठीक है, जो ग्राउंड वाटर पानी मिलता है हमें, टैप वाटर हो गया, या फिर आप मान लीजिए वेल से, कुआं से पानी निकल रहा है, तो इस तरीके से अंडरग्राउंड वाटर। फर्दर, फ्रेश वाटर प्रेजेंट इन दी आइस शीट्स एंड स्नो। तो फ्रेश वाटर जो है वो आइस शीट्स में और बर्फों में भी बने हुए हैं, और अंडरग्राउंड वाटर इज डिफिकल्ट टू एक्सेस। लेकिन इन पानियों को सही तरीके से इस्तेमाल में लाया जा सके तो इसलिए ये बहुत ही कठिन हो जाता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर को बच्चों तुम लोग देखा होगा, और नहीं भी देखा होगा तो जान लो, अंडरग्राउंड वाटर को हम लोग बोरिंग करके, ठीक है, धरती में छेद करके उस पानी को निकाला जाता है। अब चाहे बोरिंग करके हो या फिर कुआं खोदना पड़ जाए, लेकिन धरती में छेद करके उस पानी को निकाला जाता है, तो इट इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट। और ये जो आइस वाले जो पानी है, यानी आइस शीट के नीचे जो पानी बसे बने हुए हैं, तो बर्फ बन गए होंगे तो उधर तक गलेंगे नहीं, तो तुमको मिलेंगे नहीं हमें। फर्दर, a very small fraction of the fresh water present in ponds, बहुत ही कम फ्रेश वाटर का मात्रा जो है वो ponds में प्रेजेंट, रिवर्स, लेक्स में, एंड wells is easily accessible, मतलब जो हम तक आसानी से पहुंच सके या हम उस तक आसानी से पहुंच सके वो बहुत ही कम मात्रा में अवेलेबल है। वाटर इज प्रीशियस, कहा जाता है ना जल ही जीवन है, ठीक है, तो वही वाटर इज प्रीशियस, वो बहुत ही कीमती भी है। That is why अज्जी guides them to use it with care, इसलिए अज्जी उन्हें कहती हैं कि पानी का इस्तेमाल करें बहुत ही देखभाल के साथ, बहुत ही केयर के साथ। Do you feel that water is being used efficiently in our daily activities? क्या तुमको लगता है कि पानी का इस्तेमाल जो है वो सही तरीके से किया जा रहा है डेली एक्टिविटीज में? Have you observed water being wasted in your daily activities? और क्या तुमने कभी ये भी गौर किया है कि पानी को बर्बाद किया जा रहा है डेली एक्टिविटीज में? Let us find out activities where water is wasted and how this wastage can be reduced. ठीक है, तो ये एक्टिविटी है बच्चों यहाँ पे। फिल इन द कॉलम 2 एंड कॉलम 3 इन टेबल 1। कॉलम 2 में एक्टिविटी दिया हुआ है, कॉलम 2 में हाउ इज वाटर वेस्टेड, तो इसमें इन एक्टिविटीज से वाटर कैसे वेस्ट हो वो लिखना है, एंड सजेस्ट वेस्ट टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर। ठीक है, तो और इसको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, वेस्टेज को कैसे कम कर सकते हैं, तो कॉलम 3 में उसको लिखना है। ओके बच्चों, जस्ट मोमेंट, बहुत दिक्कत आ रहा है।
नाम कंफर्ट। ऑलराइट, सो दीज आर दी फर्स्ट कॉलम में लिखना है कि हाउ इज वाटर वेस्टेड, पानी जो है वो बर्बाद कैसे हुआ। तो हैंड वॉशिंग में इफ यू यूज टू मच वाटर और कीप रबिंग आवर हैंड इवन गेट वॉश्ड, तो उस तरीके से पानी बर्बाद हो रहा है। वी शुड यूज लेस वाटर। वॉशिंग क्लोथ में भी ज्यादा पानी बर्बाद ना करें, हर तरीके से, ठीक है, कम से कम पानी इस्तेमाल करते इसको बनाना बच्चों। और किसी तरीके का कोई दिक्कत आता है तो अपने टीचर से कंसल्ट करना है स्कूल में। और दोस्तों, तुम अपने दोस्तों से भी तुम लोग डिस्कस करके इसको बना सकते हो। फर्दर, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द इंफॉर्मेशन यू गैदर्ड इन द टेबल। तो ये टेबल अभी तुम लोगों ने बनाया, तो इससे क्या जानकारी मिल रही है, इस इंफॉर्मेशन क्या मिल रहा है। व्हाट कैन यू एंड योर फैमिली डू टू रिड्यूस दिस वेस्टेज ऑफ वाटर। तुम क्या कर सकते हो या फिर तुम्हारे परिवार के लोग जो है वो क्या कर सकते हैं कि ये बर्बादी जो है पानी का उसको कम किया जा सके, उसको रोका जा सके। देयर आर मेनी वेज टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर। पानी की बर्बादी रोकने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल, टर्निंग ऑफ टैप्स व्हेन नॉट इन यूज, कि नल बंद कर देना जब इस्तेमाल में नहीं हो। जाहिर सी बात है बच्चों कि जब पानी का इस्तेमाल नहीं हो रहा हो तो नल को बंद कर देना चाहिए। एंड फिक्सिंग वाटर लीकेजेस, अगर कहीं से पानी बह रहा है, कहीं लीक हो रहा है तो उसको भी रिपेयर कर देना चाहिए। रिसाइकलिंग वाटर एंड वाटर हार्वेस्टिंग ऑल्सो हेल्प इन सेविंग वाटर, ठीक है, पानी का दोबारा इस्तेमाल कर लेना। जैसे सब्जी, जिस पानी में अगर सब्जी धुला गया है तो वो सब पानी को हम लोग गमलों में डाल सकते हैं, पौधों को पानी दे सकते हैं, वो सब पानी, तो इस तरीके से रिसाइकिल कर सकता है। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग मतलब कि पानी का सोर्सेस तो हमारे पास अवेलेबल है, तो उस पानी को स्टोर करके भी रखना, यानी उसको हार्वेस्ट करके भी रखना, ताकि पानी को बचाया जा सके। आवर कंट्री इज ब्लेस्ड विथ न्यूमरस रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड लेक्स। अब हमारा देश जो है, आवर कंट्री यानी हमारा देश, यहाँ भारत देश को ही कहा जा रहा है बच्चों, ठीक है, कोई और देश का नहीं, अपने देश के बारे में ही कहा जा रहा है कि हमारे देश में है बहुत सारे नदियां हैं, स्ट्रीम से झरने हैं और लेक से झील हैं। तो अपने देश जो इन सबसे धन्य है, बहुत ही सारे नदियों से। Have you ever noticed plastic bags and wrappers floating on the surface of water? तो अभी के समय में जस्ट ही महाकुंभ खत्म हुआ है, तो तुम लोगों में से अगर कोई बच्चे गए होंगे तो देखो कितना कचरा भी फैला होगा नदी में। तो इस तरीके से क्या तुमने कभी प्लास्टिक बैग या फिर रैपर देखा है नदियों पे तैरते हुए। We pollute fresh water sources by throwing trash waste materials in them। तो हम लोग फ्रेश वाटर को खुद ही गंदा कर देते हैं उसमें कचरा फेंक करके, ठीक है, वेस्ट मटेरियल फेंक करके। Waste from homes and industries pollute our water sources when it is dumped into them। जो भी कचरा हमारे घरों से निकलता है या कारखानों से निकलता है तो वो पानी के स्रोत को, ठीक है, वाटर के सोर्स को गंदा कर देता है, बहुत ही दूषित कर देता है जब हम लोग उसे फेंकते हैं उसमें। आइडेंटिफाई अदर ह्यूमन एक्टिविटीज दैट लीड टू वाटर पॉल्यूशन। और भी ऐसा कोई ह्यूमन एक्टिविटी जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन हो रहा है तो उसको भी पहचानो। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स इन द क्लास व्हाट यू कैन डू टू रिड्यूस वाटर पॉल्यूशन, ठीक है, और फिर अपने दोस्तों से क्लास में डिस्कस करो कि तुम लोग अपनी तरफ से क्या कर सकते हो वाटर पॉल्यूशन को रोकने के लिए या कम करने के लिए। पॉल्यूटेड वाटर इज नॉट फिट फॉर कंजम्पशन बाय लिविंग बींग्स। ये भी कहा जाता है कि हमें दूषित पानी का सेवन नहीं करना चाहिए, हमें गंदा पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर गंदा पानी पिएंगे तो हम लोग खुद बीमार हो जाएंगे, ठीक है, तो इसलिए पानी को पॉल्यूटेड हम लोग खुद ना करें तो ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि पॉल्यूटेड वाटर जो है इट इज अनफिट फॉर कंजम्पशन। लिविंग बींग्स, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो, ठीक है, हम अपने इंसान तो है, हम लोग भले ही ना पिएंगे, लेकिन वो जानवरों को भी नुकसान पहुंचाता है, उनको भी बीमार करता है वो। As freshwater sources are limited, there is a shortage of water in many parts of India। ठीक है, तो हमारे पास अपने देश में बहुत सारे रिवर्स हैं, लेक्स, स्ट्रीम्स हैं, लेकिन लिमिटेड सोर्सेस हैं, ठीक है, बहुत ही कम मात्रा में है, तो इसीलिए अपने देश में कई जगहों पे पानी की भी कमी होती है। At some places, people have to walk long distances to fetch drinking water। कुछ जगहों पे तो लोगों को बहुत लंबी दूर तक जाना पड़ता है साफ पानी, पीने लायक पानी लाने के लिए। Everyone does not have the same kind of access to water। अपने देश में सबके पास सेम तरीके का पानी का जो सहूलियत है वो सबके पास अवेलेबल नहीं है। It is important for us to conserve water and use it judicially। तो ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि हम लोग पानी को बचाएं भी और उसको समझदारी पूर्वक से, ठीक है, जुडिशियली यानी विवेकतापूर्ण, समझदारी पूर्वक से उसको इस्तेमाल करें। We must also prevent it from being polluted so that water remains fit for consumption by all living beings। तो अब हमें क्या है कि इसे पॉल्यूट होने से भी बचाना है, इसे दूषित होने से भी बचाना है, ताकि वाटर जो है वो फिट बना रहे हमेशा, चाहे कोई भी लिविंग बीइंग रहे, सबके पीने के लिए। इन व्हाट वेज कैन यू कंजर्व वाटर, किस किस तरीके से हम लोग कंजर्व वाटर, मतलब वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, बचा के रख सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे अब यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग इज वन ऑफ द मेथड फॉर कंजर्विंग वाटर। वाटर हार्वेस्टिंग जो है एक मेथड है, बाकी मेथड में से एक मेथड है जो कि पानी बचाने के काम आता है, विच इज यूज्ड टू कंजर्व वाटर। तो ये इमेज इज दिस शोन, बच्चों देख सकते हो कि छत पे पानी आ रहा है, तो जो पानी छत पर से गिरते हुए जा रहे हैं इन सबको कलेक्ट कर लिया जा रहा है टंकी में। ओके, आइदर इन द टंक के बाहर में टंकी लगाया जाए या फिर अर्थ में ग्राउंड खोद करके उसको टंकी बना दिया जाए। सो इट इज द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसमें बारिश के पानी को बचाया जा रहा है, उसको स्टोर करके रखा जा रहा है। इन मेनी बिल्डिंग्स रेन वाटर इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर लेटर यूज। ठीक है, बहुत सारी बिल्डिंगों में है जिसमें पानी, बरसात के पानी को जमा करके रखा जाता है ताकि उसको बाद में इस्तेमाल में लाया जा सके।
दिस इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसी को कहा जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी बारिश के पानी को बचा करके रखना, कंजर्व करके रखना। डू यू नो दैट रेन वाटर इज ऑल्सो हार्वेस्टेड इन मेनी होम्स, रेसिडेंशियल सोसाइटीज और स्कूल्स। और तो ये जो रेन वाटर है बच्चों, बहुत सारे घरों में, बहुत जगह पे इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसको बचा करके रखा जाता है। और फिर सोसाइटीज में भी और स्कूल्स में भी, कई से स्कूल्स हैं जहाँ पे रेन वाटर को भी स्टोर करके रखा जाता है आज के समय में। इट इज एन एज ओल्ड प्रैक्टिस इन इंडिया, और ये बहुत पुराने समय से अपने भारत देश में इस्तेमाल होते आ रहा है पानी को बचा के रखने के लिए। फर्दर फॉर एग्जाम्पल स्टेप वेल्स, ठीक है, तो स्टेप वेल्स, अब इसको यहाँ पे देखोगे बावड़ी, और जिसे हम लोग बाव भी कहते हैं। तो लेट अस रीड स्टेप वेल्स कॉमनली नोन एज बावड़ी इन राजस्थान एंड वाव इन गुजरात। और ये स्टेप वेल्स है, सीढ़ी वाले कुएं, जिन्हें राजस्थान में बावड़ी कहा जाता है और गुजरात में इसे वाव कहा जाता है। तो इसका काम क्या है कि ये कुएं जो सीढ़ी नुमा बने हुए हैं इसमें, और इसमें पानी को भी स्टोर करके रखा जाता है जिससे आसानी से पानी निकाला जा सके इसमें से। So they are built for water harvesting as a response to the scarcity of water in these regions. अब राजस्थान और गुजरात जैसे क्षेत्र में both of them are situated near sea, ocean, समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, लेकिन उस जगह पे पानी की कमी है। तो उस जगह पे पानी की कमी को दूर करने के लिए ये बावड़ी और वाव बनाए गए हैं ताकि वहां पे पानी की कमी को झेला जा सके और उसको दूर किया जा सके। These step wells have a unique system of water harvesting. इस step wells में बहुत ही यूनिक सिस्टम है पानी को बचाने का, हार्वेस्टिंग का। They store not only rain water but also water seeping from nearby lakes, ponds and rivers. अब ये जो बावड़ी है, वाव है, तो ये सिर्फ बरसात के पानी को नहीं रोकते हैं, बल्कि आसपास में अगर कोई नदी है, झील है, तालाब है, तो वो भी पानी जो सरफेस के अंदर ही, जमीन के अंदर से ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जा रहे हैं रिसाव करते करते, तो उन पानियों को भी यहाँ पे आकर के ये कलेक्ट करता है। The walls of the trenches, long deep holes dug in the ground, तो वो जो गड्ढे किए हुए हैं इन दीवारों में, इन वेल्स में, are lined with blocks of stones that allow seepage of water. तो इसमें इस तरीके से ईंटों को इस तरीके से लगाया गया है ताकि जो रिवर्स हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, जिनके पानी जो है एक जगह से दूसरे, इस बावड़ी में या फिर राजस्थान में है तो बावड़ी, गुजरात में है तो वाव, यहाँ पे भी आकर के कलेक्ट हो सके। ओके, दे आर लाइंड विद ब्लॉक्स ऑफ स्टोन्स, दीज स्टोन्स आर पुट इन सच वे दैट अलाउ सीपेज ऑफ वाटर, पानी जो है एक जगह से दूसरी जगह जा सके। फाइंड ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस इन योर लोकेलिटी, ठीक है, तो और किस तरीके से बरसात के पानी को रोका जाता है, कलेक्ट किया जाता है, तो ये अपने लोकेलिटी में पता करना है इसको। डिस्कस विथ योर टीचर्स एंड पेरेंट्स टू लर्न मोर अबाउट इट। अबाउट इट यहाँ कहने का मतलब कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बच्चों, ठीक है, तो अपने टीचर से और पेरेंट्स से डिस्कस करना कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के रिगार्डिंग वो क्या जानते हैं। डू यू नो वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 22 मार्च एवरी ईयर, फाइंड आउट इट्स इंपॉर्टेंस, ठीक है, तो हर 22 मार्च को, हर साल के 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अब इसकी महत्व क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इन चैप्टर अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर, ठीक है, तो जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर, वी हैव लर्नड अबाउट वाटर साइकिल, उसमें हम लोग वाटर साइकिल के बारे में पढ़े हैं। वेयर द सन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इवापोरेशन ऑफ वाटर, जहां पे सूरज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है पानी का इवापोरेशन में, इवापोरेशन ऑफ वाटर में। Have you ever observed your mother or grandmother cut raw mangoes and expose them to the hot sun for several days to dry? ठीक है, तुमने कभी अपनी माँ या दादी माँ को देखा है कि कच्चे आम को काट करके उन्होंने धूप में रखा है बहुत दिनों तक के लिए ताकि वो कच्चा आम जो है वो सूख जाए। लेट अस एक्सप्लोर मोर अबाउट एनर्जी फ्रॉम द सन। तो अभी हम लोगों ने एयर के बारे में जाना, वाटर के बारे में जाना, और एक कच्चा आम के बारे में जाना जिसे माँ और दादी माँ धूप में रखती हैं सुखाने के लिए, तो वो सूख जा रहा है सन की वजह से। तो अब हम लोग सन के बारे में जानेंगे, दैट इज एनर्जी फ्रॉम द सन। ऑलराइट, तो इसमें स्टार्ट होता है बच्चों कि ऑन अ सनी डे, एक धूप वाला दिन था, सनी डे मतलब कि बहुत बढ़िया से अच्छा से धूप खिला हुआ था उस दिन। भूमि एंड सूर्या आर हेल्पिंग अज्जी ड्राई चिलीज इन द सन। तो भूमि और सूर्या ये दोनों अज्जी की, अपनी दादी माँ की मदद कर रहे हैं मिर्ची सुखाने में। ओके, दे आर हेल्पिंग अज्जी टू ड्राई चिलीज इन द सन, धूप में मिर्ची सुखाने में। अज्जी कहती हैं वी यूज द हीट फ्रॉम द सन टू ड्राई इट, हम लोग सूरज से आने वाली जो गर्मी है उसका इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज को सुखाने के लिए। वी कैन यूज ड्राइड चिलीज व्हेन फ्रेश वंस आर नॉट अवेलेबल, ठीक है, अगर ताजा मिर्ची नहीं अवेलेबल है तो फिर हम लोग सूखी मिर्चियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई विल गिव यू सम टू टेक होम, अब अज्जी कहती है बच्चों को कि मैं तुम्हें कुछ दूंगी जिन्हें तुम घर ले जा सकते हो। डू यू नो दैट द सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ, क्या तुम्हें पता है कि सन जो है वो मुख्य स्रोत है किसी भी तरीके का शक्ति का, एनर्जी का हमारे धरती पे, ठीक है, इट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। बच्चों इसको कंसेप्ट के तौर पे भी इसको याद रखना हमेशा, ठीक है, कि सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। ऑल प्लैनेट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन इट, जितने भी पौधे हो गए या जीव जंतु हो गए सब के सब सन पे डिपेंडेंट है। और मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इसलिए कहा जा रहा है कि ये जितना भी डेवलपमेंट हुआ, एडवांसमेंट हुआ पूरे वर्ल्ड में,
तो इन जब हम लोग आदि मानव थे, जब हम लोग को कुछ बनाने भी नहीं आता था, उस समय से धूप रह रही है, उस समय से सन रह रहा है, तो उस समय से ही वो हमारे लिए सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह काम। वी यूज हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन फॉर वेरियस पर्पसेस। ठीक है, तो सन से मिलने वाला जो भी हीट है, गर्मी है और जो रोशनी है, तो उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं अलग अलग पर्पस के लिए। What are some of the activities for which we need heat and light? कुछ ऐसे एक्टिविटीज और कौन कौन से हैं जिसके लिए हमें लाइट और गर्मी की जरूरत होती है। So भूमि draws some pictures to show the uses of heat and light from the sun. भूमि ने कुछ पिक्चर्स बनाए हैं, like plants make food, सन से जो लाइट आती है उसकी मदद से पौधे जो है वो खाना बनाते हैं। ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, सन की जो हीट है उसकी मदद से हम लोग कपड़ों सुखाने के काम लेते हैं। हेल्प हर बाय एडिंग मोर एग्जांपल्स, तो ऐसी और भी एग्जांपल्स को यहाँ पे ऐड करना, ड्रॉ करना बच्चों तुम लोग बुक में। ड्रॉ द पिक्चर्स एंड राइट देयर डिस्क्रिप्शंस इन द स्पेस प्रोवाइडेड। ठीक, तो ये ड्रॉ करना है कि सन किस काम आ रहा है और उसको फिर उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख देना। जैसे प्लांट्स फूड बना रहे हैं, ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स कपड़े सुखाया जा रहा है, ड्राइंग ऑफ चिली मिर्ची सुखा रहे हो, ड्राइंग ऑफ रॉ मैंगो, इस तरीके से। वन आफ्टरनून भूमि एंड सूर्या पास बाय द फील्ड नियर अजीज हाउस। एक दोपहर की बात है कि भूमि और सूर्या दादी माँ के घर के पास में एक मैदान है, तो उसके पास से गुजर रहे थे। वेयर दे सी अ काउ ग्रेजिंग द ग्रास, तो उन्होंने वहां पे देखा है गाय को घास खाते हुए। दे टॉक अबाउट द सन बीइंग द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, तो उन्होंने सूरज के बारे में बात किया कि सन जो है इट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, ये शक्ति का मेन सोर्स है। रीड द कन्वर्सेशन केयरफुली एंड आंसर, तो अब ये बच्चे जो है यहाँ पे कुछ बात कर रहे थे इसको लेकर के, क्या कह रही है भूमि। लुक एट दिस काउ, जानवर, इस गाय को देखो, इट इज ग्रेजिंग द ग्रास एंड गेटिंग एनर्जी फ्रॉम इट, ये घास खा रही है, घास चल रही है और इससे एनर्जी पा रही है। तब सूर्या कहता है कि नो, आई थिंक दिस काउ इज गेटिंग एनर्जी फ्रॉम दिस सन। सूर्या कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि गाय गाय कह रहा हूं मैं, गाय जो है उसको ताकत मिल रही है सन से, सूरज से। द काउ इज स्टैंडिंग इन द सन बट इट डज नॉट मीन दैट इट इज गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द सन। अब भूमि कहती है कि गाय धूप में भले खड़ी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसको ताकत जो है, एनर्जी जो है वो सन से ही मिल रहा है। तो इसके रिस्पॉन्स में सूर्या कह रहा है कि द काउ इज ईटिंग ग्रास, गाय जो है वो घास खा रही है। ग्रास लीव्स नीड सनलाइट टू ग्रो, और घास की जो पत्तियां हैं उन्हें धूप की जरूरत होती है बढ़ने के लिए। सो द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज द सन, इसलिए मेन सोर्स ऑफ एनर्जी सन हो गया। दिस वे द काउ गेट्स एनर्जी फ्रॉम द सन, और इस तरीके से काउ को ताकत मिल रही है सन से। सो अकॉर्डिंग टू यू हुज स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड व्हाई, तो बच्चों आपस में डिस्कस करना कि किसने सही कहा और क्यों सही कहा। फर्दर, सनलाइट हेल्प्स प्लांट्स प्रिपेयर फूड, जो सनलाइट है यानी जो धूप सूरज से जो आने वाली लाइट है वो प्लांट्स को खाना बनाने में मदद करती है। द सन ऑल्सो प्रोवाइड्स ऑल द लिविंग बींग्स ऑन अर्थ विथ हीट एंड लाइट, सूरज जो है धरती पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं सबको गर्मी भी देती है, रोशनी भी देती है। दे प्रोवाइड हीट एंड लाइट, इट इज देयर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो विद मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कहने का मतलब कि धरती पे रहने वाले जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जीव जंतु हैं, क्रीचर्स हैं, तो उनके लिए ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है सन। तो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है, डू यू नो, इसके रिगार्डिंग क्या कहा जा रहा है कि इन मेनी हाउस होल्ड्स इन इंडिया, अपने भारत देश में बहुत सारे ऐसे घर हैं, वाटर इज ऑफर्ड टू द सन अर्ली इन द मॉर्निंग एज एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड टू द सन। तो बच्चों तुम लोगों ने अपने घर में देखा होगा कि बड़े लोग जो है वो सूरज की तरफ में पानी चढ़ा रहे होते हैं, उनकी तरफ में, ठीक है, पानी गिरा रहे होते हैं पूजा करते समय में। तो वो क्या है कि सूरज को एक धन्यवाद कहने का प्रतीक है वो, कि उनसे जो है, बिकॉज सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ, देयरफॉर ये अपने देश में, अपने इंडियन कल्चर में एक ट्रेडिशन है उनको ग्रेटिट्यूड, उनको थैंक यू कहने के लिए। Have you seen solar panels on rooftops on top of street lights or on traffic signals? क्या तुमने सोलर पैनल्स देखे हैं, इस तरीके के पैनल्स जो कि सूरज में काम करते हैं, चाहे वो तुमने छत पे देखे हो या फिर किसी स्ट्रीट लाइट पे देखा हो या फिर किसी ट्रैफिक सिग्नल पे देखा हो। The solar panels capture the sun's energy and produce electricity. सोलर पैनल जो है वो सूरज से आने वाली धूप को कैप्चर कर लेता है, बंद कर लेता है और फिर उससे बिजली प्रोड्यूस करती है। Energy from the sun can also be directly used for cooking in a solar cooker और फॉर हीटिंग वाटर इन सोलर वाटर हीटर। अब सूरज से आने वाली जो एनर्जी है उसको हम लोग, उसकी मदद से हम लोग सोलर कुकर भी चला सकते हैं, जिससे खाना बनाने के काम आ सकता है, या फिर पानी भी गर्म करने के काम आ सकता है, जिसे हम लोग सोलर वाटर हीटर कहते हैं, जिसकी मदद से पानी गर्म करते हैं। फर्दर, व्हाट विल हैपन इफ द सन इज नॉट विजिबल फॉर फ्यू डेज, क्या हो अगर सूरज जो है वो कुछ दिनों तक विजिबल ना रहे, हमें दिखे ही नहीं। वी मे हैव टू डिपेंड ऑन आर्टिफिशियल लाइटनिंग ड्यूरिंग डे टाइम ऑल्सो, तो एक आंसर दिया हुआ है जैसे कि हम लोग को फिर आर्टिफिशियल लाइटनिंग पे डिपेंड होना पड़ सकता है दिन के समय में भी। वन कैन नॉट इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ विदाउट द सन, कोई भी इंसान बिना सन के जीवन इमेजिन करना अर्थ पे नामुमकिन है। द सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ, सूरज जो है वो धरती पे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, प्रमुख स्रोत है शक्ति का। प्लांट्स गेट एनर्जी फ्रॉम द सन एंड प्रोड्यूस फूड, पौधे जो है वो सन से एनर्जी लेते हैं और फिर भोजन तैयार करते हैं।
एनिमल्स ईट प्लांट्स एंड ग्रो, जो जानवर हैं वो प्लांट्स खाते हैं और फिर ग्रो भी करते हैं। हम लोग भी हम लोग भी जो है वो सबके सब वो ओमनीवोरस या कार्निवोरस है नहीं, बहुत लोग हर्बीवोरस भी हैं। तो इसीलिए इंसानों को भी प्लांट्स की जरूरत होती है और प्लांट्स को सनलाइट की जरूरत होती है जिससे वो प्लांट प्रिपेयर हो सके। वी गेट फूड फ्रॉम बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, हमें भोजन दोनों से मिल रहा है, प्लांट से भी और एनिमल से भी। दिस साइकिल ऑन अर्थ इज पॉसिबल ड्यू टू द सन, और ये जो साइकिल है यानी कि प्लांट्स को भी एनर्जी मिल रहा है, उस प्लांट को हम लोग भी कंज्यूम कर पा रहे हैं, तो इस तरीके से जो साइकिल चल रहा है ये सन के होने की वजह से ही पॉसिबल है। सो वी ऑल आर द डिपेंडेंट ऑन द सन एज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, तो इसीलिए हम लोग सन पे सबके सब डिपेंडेंट है एज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। वेयर डू वी फाइंड अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, लेट अस एक्सप्लोर। ठीक है, तो हम लोगों को बहुत तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स कहाँ देखने को मिलेंगे, तो ये हम लोग जानेंगे अब यहाँ पे अगला टॉपिक में, दैट इज फॉरेस्ट। ओके बच्चों, तो हम लोगों ने एयर के बारे में जाना, वाटर के बारे में जाना और फिर सनलाइट के बारे में जाना। और तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट नेचुरल ट्रेजर्स, एंड फॉरेस्ट इज आल्सो वन ऑफ द नेचुरल ट्रेजर जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले बच्चों, वीडियो में अगर यहाँ तक बने हुए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करना ताकि उन्हें भी पढ़ाई में हेल्प मिल सके। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, तो मुझे भी सपोर्ट मिलेगा। ओके बच्चों, तो जो टॉपिक अब हम लोग रीड करेंगे दैट इज फॉरेस्ट। इट इज आल्सो वन ऑफ द नेचर्स ट्रेजर्स, ये भी प्रकृति का एक खजानों में से एक है। वन मॉर्निंग अज्जी टेक्स भूमि एंड सूर्य फॉर अ वॉक इन द फॉरेस्ट। एक सुबह की बात है कि अज्जी भूमि और सूर्य को टहलाने के लिए ले गई, ठीक है, जंगल में, इन द फॉरेस्ट। दे फाइंड वैरायटी ऑफ हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज इन द फॉरेस्ट। ठीक है, तो बच्चों हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज के बारे में हम लोग डाइवर्सिटी में पढ़े हैं, डाइवर्सिटी चैप्टर में पढ़ा है। तो उन्होंने फॉरेस्ट में, जंगल में बहुत तरीके के, इस तरीके के छोटे छोटे पौधे, बड़े बड़े पौधे, बड़े बड़े पेड़ भी देखे। अज्जी एक्सप्लेन्स, अज्जी बताती है अभी ने, फॉरेस्ट आर लार्ज एरियाज विद डेंस ग्रोथ ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स, कि जंगल जो है वो लार्ज एरियाज है, वो बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां पे बहुत प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। ऑन द वे दे कलेक्ट सम नेलिकाई। ओके, नेलिकाई कन्नड़ा टर्म फॉर इंडियन गूसबेरीज। ठीक है, तो जो बेरी उगते हैं भारत में तो इसके लिए नेलिकाई कन्नड़ में कहा जाता है, इसे बेर बेर जिसे कहा जा रहा है। तो इन्होंने जंगल में से कलेक्ट किया। दैट हैव फॉलन ऑन द ग्राउंड, जो कि जमीन पे गिरे हुए थे, ठीक है, पेड़ से तोड़ करके नहीं, ये भी जमीन पे गिरे हुए थे। Ajji tells them, we have a tradition in the village not to pluck fruits from the trees. ठीक है, they are left for animals and birds to eat. तो अज्जी बताती है उन्हें कि इनकी ये प्रथा रही है गांव में कि पेड़ों पर से फल ना तोड़ने के लिए, ठीक है, उन फलों को रहने दो जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए, जो नीचे गिरे हुए हैं उन्हें ले लो, उन्हें खा लो। यहाँ देख सकते हो इमेज में, जो एक जैसे ऊपर में एक विलेज बना हुआ था, तो यहाँ पे भी एक बहुत ही सुंदर सा फॉरेस्ट का भी इमेज बना हुआ है। अलग अलग जानवर जो वो घूम रहे हैं, बच्चे जो है वो बेरीज को चुन रहे हैं। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड मेक अ लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 5 प्रोडक्ट्स दैट वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। ठीक है, तो अपने दोस्तों से डिस्कस करके कुछ ऐसे 5 प्रोडक्ट्स के नाम लिखना जो हमें जंगल से मिलते हैं बच्चों। फर्दर, फॉरेस्ट आर अ नेचुरल होम फॉर मेनी वाइल्ड एनिमल्स। जंगल जो है वो बहुत सारे जंगली जानवरों का भी घर है। इट इज अ नेचुरल होम फॉर मेनी वाइल्ड एनिमल्स, ये बहुत सारे जंगली जानवरों का भी घर है, इंक्लूडिंग बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, जिसमें पक्षी भी हैं आगे और कीड़े भी आ गए। फॉरेस्ट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू देम। अब जंगल में क्या है, उन्हें खाना भी मिलता है और वो उनके लिए घर की तरह भी काम करता है। ठीक है, बहुत सारे बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए, इंसेक्ट्स के लिए, सबके लिए वो घर की तरह भी काम करता है। इन नेचर एवरी एनिमल डिपेंड्स ऑन अदर लाइफ फॉर्म्स फॉर सर्वाइवल। ठीक है, तो जानवर, प्रकृति में हर जानवर जो है वो दूसरे जीव पे किसी न किसी रूप में निर्भर है जिंदा रहने के लिए। The diversity of life forms ensures food for every living being. अब डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म कहने का मतलब कि जो अलग अलग प्रकार के जो जीवन अवेलेबल है, देखने को मिलता है हमें, तो ये सब फूड को, इनको चाहिए फूड, इंश्योर फूड फॉर एवरी लिविंग बीइंग। तो ये जो लाइफ फॉर्म्स है इनको ये देख करती है कि इंटरडिपेंडेंसी जो अलग अलग एनिमल्स का, सब एक दूसरे को फूड एक दूसरे से मिलते रह सके ताकि ये लोग जिंदा भी रह सके, रोज जिंदा रह सके। However, over the years, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, the forest cover has been decreasing, जंगल कम होते गए, mainly due to human activities like large scale cutting of trees. खास करके इंसानों ने, ठीक है, ये जो इंसान बोलते रहते हैं कि जंगल बचाओ, उन्होंने ही पेड़ को काटा है। और वही फिर पढ़ने के लिए भी कहते हैं कि हजारों साल, सैकड़ों साल लग जाएगा जंगल बनने में, लेकिन वो 10 दिन में, 15 दिन में जंगल को काट देते हैं। तो वो छोड़ो, ये बच्चों रहने दो, उसको मैं डिस्कस करना ही नहीं चाहता। तो बस ये जान लो कि ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जंगलों को काटा जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है। इट टेक्स मेनी इयर्स टू ग्रो अ न्यू फॉरेस्ट और रिस्टोर लॉस्ट फॉरेस्ट। ठीक है, बहुत साल लग जाते हैं एक नया जंगल बनने में, या फिर अगर कोई जंगल खो गया है तो उसको वापस से सही तरीके से जंगल बनाने में। Therefore, we must preserve and use forest responsibly so that they get enough time to regenerate. और तो इसीलिए हमें जंगलों की देखरेख अच्छी तरीके से करनी चाहिए। We must preserve, उन्हें बचा के रखना चाहिए और फॉरेस्ट की सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, जिम्मेदार तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि उनको भी बढ़ने का समय मिल सके। ये नहीं कि हम लोग
लगातार अंधाधुंध काटते चले जाएं और एक दिन पूरा का पूरा भारत देश भी क्या कहें सहारा डेजर्ट बन जाए। फर्दर, वन महोत्सव इज अ वीक लॉन्ग इवेंट सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई। अब यहाँ वन महोत्सव के बारे में बताया जा रहा है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट जो सेलिब्रेट किया जाता है अपने देश में। तो ये एक सप्ताह का कार्यक्रम है जिसे अपने देश में चलाया जाता है महीना जुलाई के महीने में। इट इज अ फॉरेस्ट फेस्टिवल ड्यूरिंग विच न्यू प्लांट्स एंड ट्रीज आर प्लांटेड। ये जंगल से रिलेटेड त्योहार है जिसके समय में नए पौधे और पेड़ जो है वो लगाए जाते हैं। एंड अवेयरनेस अबाउट रिस्पेक्टिंग फॉरेस्ट इज रेज्ड। ठीक है, और जंगल की इज्जत करने के बारे में भी इसके बारे में जागरूक किया जाता है लोगों को। ठीक है, उन लोगों को जागरूक किया जाता है जो पढ़े लिखे हैं। ठीक है, जो पढ़े लिखे हैं। ठीक है, गरीब जो गवार है उनको नहीं, क्योंकि गवार तो जंगल से ही अपना भोजन कलेक्ट कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग जो है वो लोग जो जाकर के पेड़ को काट दे रहे हैं, तो उन्हीं लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि मत काटो क्योंकि हमें जंगल बचाना है। फर्दर, द एम ऑफ द इवेंट इज टू इंक्रीज द ग्रीन कवर। इसका एम क्या है कि हमें अपने हरियाली को वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। यू टू कैन प्लान अ वन महोत्सव इन योर कम्युनिटी। अगर तो बच्चों तुम लोग भी अपने से प्लान करना, बस ये देखना कि कोई सरकारी अफसर आकर के तुम लोग को पीटने न लग जाए, या अगर तुम्हारे साथ कोई बड़ा है तो उसके साथ बुरा व्यवहार ना करने लग जाए कि तुम लोग सरकारी काम में बाधा डाल रहे हो या सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हो। तो इस तरीके की चीज ना होने लग जाए, नहीं तो प्लान करना फर्दर। बाकी बहुत सारी सोसाइटी में बहुत सारी गलतियां हैं। ओके, फर्दर, व्हाट आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ कटिंग अ लार्ज फॉरेस्ट एरिया। क्या हो अगर हम लोग बहुत बड़ी जंगल की जमीन को काट दें। मेक अ प्रेजेंटेशन और डू अ रोल प्ले और राइट अ स्टोरी और अ पोएम। ठीक है, तो इस तरीके से अपने में कंफर्म करना ये ग्रुप एक्टिविटी है। तो बच्चे यहाँ पे कुछ जानकारी वाली बात है कि फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स, पौराणिक समय से, बहुत ही पुराने समय से, इंडिया हैड अ ट्रेडिशन ऑफ रेस्पेक्टिंग, प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग फॉरेस्ट। ठीक है, तो भारत की ये प्रथा रहा करी है इज्जत देना, बचाना और उसको संरक्षण करके रखना जंगलों को। You have already learned about sacred groups in the chapter diversity in the living world. ठीक है, लिविंग डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में सेक्रेड ग्रुप्स के बारे में जिक्र किया गया है। तो वो ग्रुप्स वैसे जंगल का हिस्सा जिसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। ठीक है, और कोई सरकारी अधिकारी नुकसान करने आता है तो उसको तो मैं सजेस्ट करूंगा कि उसको वहीं पे दफना दे। हाँ, मैं वायलेंस नहीं सिखा रहा हूँ बच्चों। ठीक है, ऐसा मत करना, नहीं तो मुझे भी केस, मेरे ऊपर भी केस हो जाएगा, जीने नहीं देंगे लोग। Many efforts have been made by common people to prevent the cutting of trees. ठीक है, बहुत सारे ऐसे उपाय अपनाए गए हैं कि जंगलों को ना काटा जाए, पेड़ों को ना काटा जाए, एंड thus saving forest, और पेड़ों को बचाया जाए, जंगल को बचाया जाए। One such effort is the famous चिपको मूवमेंट। तो एक एफर्ट है चिपको मूवमेंट। इट इज स्टार्टेड इन द 1970s इन उत्तराखंड। ठीक है, तो ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था उत्तराखंड में 1970 में। When local women actively participated in this movement, they enriched and hugged the trees to protect them from the being felled. तो ये चिपको मूवमेंट स्टार्ट किया गया था 1970s में, अपने भारत देश के आजाद होने के बाद में। जब जंगलों की मतलब सब कहने लगे थे कि भारत को विकास करना है, भारत को विकास करना है, तो जंगलों की कटाई बहुत ही, जैसे हम लोग जैसे गाजर मूली काटा जाता है तो उस तरीके से पेड़ पौधे काटे जाते उस समय में, जैसे लग रहा था कि आज कटेगा तो कल को उग जाएगा। तो इस तरीके से चिपको मूवमेंट स्टार्ट किया गया था पढ़े लिखों को समझाने के लिए कि पेड़ को मत काटो। ड्यूरिंग देयर वॉक इन द फॉरेस्ट, तो जब जंगल में चल रहे थे ये बच्चे, भूमि एंड सूर्य नोटिस that there are a lot of leaves on the ground and the soil feels damp. तो जब जंगल में चल रहे थे भूमि और सूर्या जी के साथ में, तो उन्होंने ध्यान दिया कि बहुत सारे पत्ते गिरे हुए हैं ग्राउंड पे और उनकी जो मिट्टी है वो भी बहुत गीली है, ये डैम्प सॉइल्स है। अज्जी एक्सप्लेन्स, जब अब अज्जी उनको बताती है बच्चों को कि द रूट्स ऑफ प्लांट्स होल्ड ऑन टू द सॉइल एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे। कि जो प्लांट्स के रूट्स है, जो पौधों पेड़ के या पौधों के जो जड़ है, वो मिट्टी को पकड़े रहते हैं और वो पानी में बह ना जाए, तो इसलिए वो मिट्टी को बचा कर वहां पे पकड़ के रखे हुए रहते हैं। द लीव्स दैट फॉल फ्रॉम द ट्रीज डिके एंड एनरिच द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। वो जो पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं वो सड़ जाते हैं और वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स से भरे हुए हैं, जो कि सॉइल में भी उनके फर्टिलाइजर की तरह काम आते हैं। मैन्योर की तरह, फर्टिलाइजर नहीं, फर्टिलाइजर हो गया केमिकल वाले, मैन्योर की तरह काम आते हैं, खाद की तरह वहां पे उस मिट्टी के लिए वो गिरे हुए पत्ते काम करते हैं। दिस सॉइल इज यूज्ड बाय न्यू प्लांट्स एंड ट्री टू ग्रो। ठीक है, तो उस मिट्टी में जहाँ पे लीव्स गिरे हुए हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स का काम कर रहे हैं उस जमीन के लिए, तो वहां पे जो नए पौधे ग्रो करेंगे, नए प्लांट्स ग्रो करेंगे। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिसाइकलिंग इन नेचर। और ये एक एग्जांपल हो गया रिसाइकलिंग का, किसी भी चीज को दोबारा इस्तेमाल में लाने का, और ये नेचर खुद से अपनी चीज को रिसाइकिल कर रही है बच्चों। ठीक है, तो ये ध्यान रखना यहाँ पे। लेट अस इन्वेस्टिगेट दिस सॉइल इन मोर डिटेल। तो जो सॉइल फर्टाइल हो गया है पत्तों से जंगल में, अपने आप से अपने आप को फर्टाइल कर ले रहा है, तो इसी सॉइल के बारे में हम लोग और जानेंगे। अभी हम लोगों ने जाना फॉरेस्ट के बारे में। सो नाउ, सॉइल, रॉक्स एंड मिनरल्स, यानी मिट्टी, पत्थर और खनिज। भूमि एंड सूर्या एंड अज्जी कम बैक होम फ्रॉम द फॉरेस्ट। भूमि, सूर्या और अज्जी अब जंगल से वापस आ गए हैं घर पे।
भूमि एंड सूर्या हेल्प अज्जी इन प्रिपेयरिंग द सॉइल इन द गार्डन फॉर प्लांटिंग सम वेजिटेबल्स। ये भूमि और सूर्या अज्जी की मदद कर रहे हैं मिट्टी तैयार करने के लिए गार्डन में, ताकि उसमें कुछ सब्जियां उगा सके वो। अज्जी आस्क देम टू डिग द सॉइल जेंटली एंड लूजन द लम्प्स। तो अज्जी जो है वो बच्चों से कह रही है, भूमि और सूर्या से, कि अच्छे से हल्का हल्का ये गड्ढा करें, और वो जो जो ढेले वाली मिट्टी है, ठीक है, जो सख्त मिट्टी है, उसको भी तोड़ करके नरम बना दे, मतलब उसको भी ढीला कर दे। You have already learnt in the chapter living creatures exploring their characteristics। तो जो चैप्टर है लिविंग क्रीचर्स एंड एक्सप्लोरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें हमने पढ़ा है कि प्लांट्स टू ग्रो, कि प्लांट्स को बढ़ने के लिए जो है, द स्पेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स नॉट ओनली प्रोवाइड सफिशिएंट एयर बट आल्सो स्पेस फॉर द रूट्स टू ग्रो इजीली। ये मिट्टी के बीचों में जो जगह होता है वो सिर्फ ऑक्सीजन या फिर एयर नहीं देता है, बल्कि वो रास्ता भी बनाता है रूट्स को सही तरीके से बढ़ने के लिए। ठीक है, वो अंडरग्राउंड ही जाएगा, जमीन के नीचे ही जाएगा, लेकिन वो रास्ता बनाता है रूट्स को सही तरीके से बढ़ने के लिए। Bhumi and Surya could see small pebbles, the roots of the plants, and a few earthworms too in the soil। तो भूमि और सूर्या जब गड्ढे खोद रहे थे, तो उन्होंने, सो यहाँ पे देख सकते हो बच्चों कि सॉइल प्रिपरेशन फॉर प्लांटिंग वेजिटेबल्स। तो जब उन्होंने गड्ढे खोद रहे थे, तो उनको उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कंकड़ दिखे, बहुत सारे पेड़ की जड़ भी दिखे, और कुछ कीड़े भी दिखे, अर्थवर्म्स। ठीक है, अर्थवर्म्स लोगों ने देखा होगा बच्चों बरसात के मौसम में खास करके, तो उन्हें अर्थवर्म्स भी दिखे उस मिट्टी में। डू यू रियलाइज दैट अर्थवर्म्स आर नेचुरल एजेंट्स दैट हेल्प इन टर्निंग एंड लूजनिंग दिस सॉइल। ओके, तो ये इससे पता चलता है कि अर्थवर्म्स जो है वो नेचुरल एजेंट्स हैं, जो कि मदद करते हैं मिट्टी को फर्टाइल बनाने में, और उसको मिट्टी को पलटने में भी, और वो लूज करते हैं, उसके सॉइल को लूज करते हैं ताकि रूट्स ग्रो कर सके, एयर जो है सही तरीके से ट्रेवल कर सके विद इन द सॉइल भी। While Bhumi and Surya help Ajji, let us do our own experiment by performing activity 11.4। तो भूमि और सूर्य अज्जी की मदद कर रहे हैं, तो हम लोग भी एक एक्टिविटी यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो एक्टिविटी परफॉर्म करने से पहले बच्चों कुछ क्वेश्चन है कि कुछ ख्याल रखने वाली है, चेतावनी वाली बात है। रिमेंबर टू वॉश योर हैंड्स थॉरली आफ्टर टचिंग द सॉइल कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग जगह से मिट्टी कलेक्ट करना रहेगा, तो उसको कलेक्ट करने के बाद अपने हाथ को सही तरीके से धुल लो। Sometimes soil that has garbage carries germs that may be harmful to us। क्यों? क्योंकि कुछ कभी कभार होता है कि किसी मिट्टी में कचरा होगा, तो जिसकी वजह से उसमें जर्म होंगे, कीड़े मकोड़े होंगे, वैसे कीड़े मकोड़े होंगे, जिसकी वजह से हम बीमार भी पड़ सकते हैं। फर्दर, कलेक्ट सैंपल्स ऑफ सॉइल फ्रॉम डिफरेंट एरियाज। तो इसीलिए ये क्वेश्चन है कि हाथ धुल लेना। फ्रॉम योर स्कूल और होम, अपने घर के आसपास में, स्कूल के आसपास में, या कहीं भी ऐसे ज्यादा दूर नहीं जाना, अपने घर के आसपास में रहना, तो वहां से मिट्टी कलेक्ट करना है। गेस व्हाट कुड बी देयर इन डिफरेंट सॉइल्स। तो उस अलग अलग मिट्टी में क्या क्या हो सकता है वो गेस करना रहेगा। ऑब्जर्व केयरफुली ईच सॉइल सैंपल एंड नोट इट्स कलर। ठीक है, तो हर सॉइल के सैंपल को ऑब्जर्व करना है, उसके रंग को भी देखना है। टच ईच सॉइल सैंपल एंड फील इट्स टेक्सचर। हर मिट्टी को टच करके भी देखो कि वो किस तरीके का फील हो रहा है, वो मिट्टी किस तरीके का है। ऑब्जर्व द सॉइल सैंपल्स विथ योर नेकेड आई। अपनी खुली आंखों से देखना उन सॉइल्स को। इफ यू हैव अ मैग्नीफाइंग लेंस, लुक एट द सॉइल थ्रू इट। और अगर तुम्हारे पास मैग्नीफाइंग लेंस भी है तो उसके थ्रू भी देख सकते हो। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 11.2। सो इज द टेबल 11.2, जिसमें ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना रहेगा सॉइल सैंपल्स को। लोकेशन फ्रॉम विच सॉइल सैंपल वाज कलेक्टेड, कहां से तुमने उस मिट्टी को कलेक्ट किया, तुम्हारा उस मिट्टी के रिगार्डिंग क्या गेस था, और खुली आंखों से देखने से तुमको कैसा पता चला उस कलर के बारे में, टेक्सचर के बारे में, और जब तुमने मैग्नीफाइंग से देखा तब उसके बारे में कैसे पता चला। तो बच्चों इसको करना, तुम लोग इस टेबल को भरना। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन योर गेस एंड व्हाट यू कैन एक्चुअली ऑब्जर्व व्हेन यू लुक क्लोजली। तो तुमने जो अंदाजा लगाया था या जो तुमको पता चला, क्या उसमें कुछ अंतर है। डू यू सी एनी डिफरेंस इन द सॉइल सैंपल्स टेकन फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। क्या तुमको कुछ अंतर इसमें भी लगा कि अलग अलग जगह से मिट्टी जो लिए है, तो उन मिट्टियों में भी कुछ अंतर है। आ जाते हैं बच्चों, मिट्टी में अंतर आ जाता है। तो अगर आप लोगों में नहीं आया है तो आप लोगों का वो मिट्टी उसी तरीके का रहा होगा, इसलिए नहीं पता चल पाया होता। Do you see differences in what you are able to observe with your naked eye and what you can observe with a magnifying glass। ठीक है, तो कुछ ऐसे अंतर होंगे जो हमें खुली आंखों से दिख जाएंगे, और ऐसा चीज जो खुली आंखों से नहीं दिखा होगा लेकिन मैग्नीफाइंग लेंस से हमें दिख गया होगा। तो इसमें क्या अंतर है कि हमें खुली आंखों से नहीं दिखा, मैग्नीफाइंग लेंस से दिख गया। फर्दर, देयर आर मेनी थिंग्स इन दिस सॉइल सच एज सैंड, इंसेक्ट्स एंड वर्म्स। ठीक है, सॉइल में, मिट्टी में बहुत सारी चीज हो सकती हैं, जैसे बालू भी हो सकता है, कीड़े भी हो सकते हैं, या फिर रेंगने वाले कीड़े भी हो सकते हैं। There may be many small organisms that we cannot see with our naked eyes। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जीव हो सकते हैं जिन्हें हम अपनी खुली आंखों से बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं। Plants and animals also become part of the soil as they decompose and decay। ठीक है, तो plants and animals कहने का मतलब कि पौधे और जीव जंतु भी जो है वो भी मिट्टी का हिस्सा बन जाते हैं जब वो सड़ जाते हैं। They decompose and decay। ठीक है, जब वो सड़ जाते हैं और जब उनको और छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाते हैं। The soil samples collected from different places may be of different colors because they may contain different materials। तो अलग अलग जगह से जो मिट्टी लिया गया है वो अलग अलग रंग का भी हो सकता है, क्योंकि वो अलग अलग मटेरियल्स उसमें पाए जाएंगे, इसीलिए। Have you ever wondered how soil is formed। क्या कि तुम्हें कभी पता चला, कभी सोचे हो कि मिट्टी कैसे बनी है। तो इसको हम लोग जानेंगे। सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन का मतलब है ब्रेकिंग अपार्ट, टूटना। और तो सॉइल बनता है टूट करके,
ऑफ रॉक्स बाय एक्शन ऑफ द सन, वाटर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओवर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर। तो जो मिट्टी बन रही है, जिस मिट्टी पे हम लोग अनाज उपजाते हैं, तो वो मिट्टी बनने का कारण है उन पत्थरों का टूटना, शायद वो सन से टूटा हो या फिर पानी से टूटा हो या फिर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के काम के द्वारा टूटा हो, जो हजारों साल पहले से होते आया है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स, बहुत तरीके के सॉइल्स हैं, हजारों नहीं कहूंगा बच्चों, बहुत तरीके के सॉइल्स है, पर हजारों साल से ये सब चीज होते आया है, तब जाकर के वो सॉइल बने हैं। सम आर गुड फॉर ग्रोइंग सर्टेन टाइप्स ऑफ प्लांट्स, कुछ सॉइल्स जो है कुछ खास प्रकार के प्लांट्स को ग्रो करने के लिए बहुत ही गुड होते हैं। While some are good for making bricks for buildings, वहीं कुछ मिट्टी जो है जो सिर्फ ब्रिक्स बनाने के काम आते हैं, जो कि बिल्डिंग बनाने के काम आते हैं बाद में। फॉरेस्ट हैव अ वैरायटी ऑफ सॉइल्स, जंगलों में अलग अलग तरीके के सॉइल्स मिल जाएंगे हमें। सॉइल इज अ प्रीशियस ट्रेजर दैट सपोर्ट बायोडायवर्सिटी। ओके, बायोडायवर्सिटी यानी जीवन में जो विविधता हमें देखने को मिलती है, अलग अलग प्लांट, अलग अलग तरह के प्लांट्स, अलग अलग तरह के फौना, अलग अलग तरह के लाइफ फॉर्म्स, तो ये सब भी जो है उसके लिए सॉइल भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कीमती खजाना है। फर्दर, यू मे हैव सीन रॉक्स इन योर सराउंडिंग्स, तुम लोगों ने अपने आसपास में पत्थर देखे होंगे, चट्टान देखे होंगे। रॉक्स आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, जो रॉक्स है वो घर बनाने के काम आते हैं, बिल्डिंग्स मकान बनाने के काम आते हैं, टेम्पल्स मंदिर बनाने के, रोड्स, डैम्स एंड टेबल टॉप्स, तो ये सब चीजें हैं जिसको जो बनाने के काम आते हैं चट्टानों की मदद से। सम रॉक्स लाइक स्लेट आर यूज्ड फॉर रूफिंग, कुछ रॉक्स हैं जैसे स्लेट हो गए तो वो छत बनाने के काम आता है, तो यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, रॉक यूज फॉर रूफिंग, ये स्लेट रॉक है। एंड लैटराइट कैन बी यूज्ड एज अ बिल्डिंग मटेरियल, और लैटराइट रॉक्स जो है वो बिल्डिंग वाले मटेरियल बनाने के काम आ सकते हैं, लाइक ब्रिक्स। एंड सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रॉक्स आर ग्रेनाइट, सैंडस्टोन एंड मार्बल, और कुछ इंपॉर्टेंट रॉक्स हो गए जैसे ग्रेनाइट हो गया, सैंडस्टोन और मार्बल भी हो गया। ह्यूमन बींग्स हैव बीन यूजिंग रॉक्स टू मेक टूल्स सच एज हैंड एक्सेस, आदि मानव के समय से इंसान जो है वो चट्टानों का इस्तेमाल करते आए हैं, रॉक्स का इस्तेमाल करते आए हैं औजार बनाने के लिए, जैसे हाथ वाला कुल्हाड़ी, ठीक है, हैंड एक्सेस। एंड एरोहेड्स, तीर का जो नुकीला वाला पोर्शन होता है, तो ये सब चट्टानों से भी आदि मानव के समय में भी बनता था, सिंस थाउजेंड ऑफ ईयर्स, तो ये सब हजारों साल पहले ही। ओके, हैंड एक्सेस, हाथ से बना हुआ पत्थर का कुल्हाड़ी, ठीक है। फिर एरोहेड्स, तीर का हेड हो गया ये। माइनिंग ऑफ मार्बल, तो ये देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे पहाड़ खोदा जा रहा है मार्बल निकालने के लिए। व्हाट आर रॉक्स मेड अप ऑफ, ये जो पत्थर ये किस चीज के बने होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ मिनरल्स, ये जो है खनिज के बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। क्वेश्चन पूछा जाता है अगर कि रॉक्स जो है वो किस चीज के बने होते हैं, तो आंसर इसका लिख देना बच्चों कि दे आर मेड अप ऑफ मिनरल्स, रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। इंपॉर्टेंट मेटल्स सच एज एल्यूमिनियम, गोल्ड, कॉपर एंड आयरन आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिनरल्स, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हैं, मेटल्स हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, तो इन्हें मिनरल्स से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मिनरल्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एरोप्लेन्स, कार्स, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, तो मिनरल्स का इस्तेमाल होता है बहुत सारी चीजें बनाने में, जैसे हवाई जहाज हो गया, गाड़ी हो गया, गहने हो गया, फिर कॉस्मेटिक हो गया, फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हो गए, बिजली का सामान बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द बेसिक मोबाइल फोन्स दैट वी कैन दैट वी यूज, अभी के समय में हम लोग जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं बच्चों, तो उसमें भी 1 दर्जन से ज्यादा सोना, चांदी, कॉपर, कोबाल्ट ये सब हो सकता है। वैसे तो इसका मतलब ये नहीं कि मोबाइल तोड़ करके उसमें से सोना निकालने लग जाओ, क्योंकि उससे तुमको नुकसान होगा, क्योंकि उतना सोना इस्तेमाल नहीं हुआ है कि आप अमीर हो सको। फर्दर, नेचुरली अकरिंग गोल्ड, तो देख सकते हो कि सोना जब नेचुरली फॉर्म में होता है तो इस तरीके से दिखता है, और सम मिनरल्स फाउंड इन नेचर, और कुछ मिनरल्स का इमेज दिया है यहाँ पे जो नेचर में पाए जाते हैं। रॉक्स प्ले अ वाइटल रोल इन आवर डेली लाइफ, तो रॉक्स यानी जो चट्टान है, पत्थर है जो, तो वो है हमारे जीवन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इट टेक्स थाउजेंड्स टू मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म रॉक्स, ठीक है। चट्टान बनने में हजारों से लाखों साल लग जाते हैं चट्टान बनने में। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट, देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू कंजर्व एंड यूज देम रिस्पॉन्सिबली, ठीक है। तो रॉक के लिए जो हजारों लाखों साल लग जा रहे हैं जिन्हें बनने में, तो इसीलिए उनको भी बचा करके रखना और सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। Do you know how rocks and minerals are transported from one location to another? क्या तुम्हें पता है कि बड़े बड़े चट्टानों को या फिर खनिजों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जा रहा है? Most vehicles that we use for transportation use fossil fuels. जो बहुत सारे व्हीकल्स, गाड़ियां हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो सब जीव वाले, ठीक है, जीवाश्म वाले, तो वैसे फ्यूल्स जो कि जीव से बने हैं, प्लांट्स से और एनिमल्स, जब लाखों करोड़ों साल से वो सब सड़ करके लिक्विड फॉर्म में आ गए तो वो सब फॉसिल फ्यूल्स बन गए हैं। तो अब हम लोग फॉसिल फ्यूल्स के बारे में जानेंगे। अभी हम लोगों ने पहले फॉरेस्ट के बारे में जाना, एयर के बारे में जाना, वाटर के बारे में जाना, और फिर सॉइल रॉक्स के बारे में जाना, मिनरल्स के बारे में जाना। नाउ वी विल रीड अबाउट फॉसिल फ्यूल्स, जो कि मिनरल्स के रॉक और चट्टानों के नीचे बहुत सालों से, लाखों सालों से जब धरती के नीचे रहे तो वो सब बने हैं। सो इट इज अ फ्यूल स्टेशन, यू कैन सी गाड़ियां आकर के यहाँ पे अपने अपने गाड़ियों में सब ईंधन भरवा रहे हैं लोग। अब भूमि क्या कह रही है? सूर्या, व्हाई डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स गो टू डिफरेंट फिलिंग स्टेशंस? अलग अलग तरीके की जो गाड़ियां हैं वो अलग अलग तरीके के स्टेशंस पे क्यों जाते हैं भरवाने के लिए?
द रीजन इज दैट दे यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स। इसके पीछे का कारण ये है कि अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग तरीके का फ्यूल का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल एंड डीजल, जैसे पेट्रोल और डीजल एक एग्जाम्पल हो गया। लेट अस एक्सप्लोर सम मोर अबाउट इट परफॉर्मिंग एक्टिविटी 11.5। तो ये फॉसिल फ्यूल के बारे में हम लोग जानेंगे एक एक्टिविटी की मदद से, जो कि 11.5 है। कंडक्ट अ सर्वे ऑफ व्हीकल्स इन योर नेबरहुड, अपने आसपास में सर्वे कंडक्ट करना बच्चों। व्हाट टाइप ऑफ व्हीकल्स आर देयर, उस सर्वे में देखना तुम लोग कि किस किस तरीके की गाड़ियां हैं। व्हाट टाइप ऑफ फ्यूल्स डू दे यूज, और किस तरीके के फ्यूल वो ईंधन यूज कर रहे हैं वो उसमें। फर्दर रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन दैट यू कलेक्ट इन टेबल इन 11.3। ओके, तो ये टेबल है, यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरीके का गाड़ी और किस तरह का फ्यूल वो यूज कर रहे हैं। व्हाट आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ फ्यूल यूज्ड। तो किस तरीके का कॉमन फ्यूल है जो कि इस्तेमाल किया जा रहा है, कौन सा कॉमन फ्यूल है सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। सो आंसर में पेट्रोल एंड डीजल आर द टू मोस्ट वाइडली यूज्ड फ्यूल्स फॉर व्हीकल्स। तो पेट्रोल और डीजल जो है वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल में लाए जाने वाला फ्यूल है जो कि गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम। ऑल ऑफ दीज लाइक पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन जो है ये हमें सब पेट्रोलियम से मिलते हैं। पेट्रोलियम along with natural gas and coal are commonly called fossil fuels। तो ये ध्यान रखना बच्चों, फॉसिल फ्यूल्स के रिगार्डिंग में those fuels which you obtain from nature और फ्रॉम अंडरग्राउंड द अर्थ, ये सब लिख सकते हो। या फिर वो जो नेचुरल गैस या फिर कोल से मिल रहा है उसे हम लोग फॉसिल फ्यूल कह सकते हैं। सो इट इज अ डेफिनेशन फॉर द फॉसिल फ्यूल। इसको अच्छे से याद रखना है कि पेट्रोलियम along with natural gas and coal are commonly called fossil fuel. They are formed essentially from the remains of microorganisms and plants that got buried deep inside the earth and were converted to petroleum, natural gas and coal. So this is the answer for how fossil fuels are formed। ठीक है, फॉसिल फ्यूल कैसे बनते हैं? ये बनते हैं जब लाखों करोड़ों साल तक में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, पौधे हो गए, या कोई एनिमल भी है धरती के नीचे दब गया था बहुत सालों से, तो वो सब कन्वर्ट हो गया पेट्रोल में, नेचुरल गैस में या फिर कोल के फॉर्म में। It takes millions of years for these fuels to form। ठीक है, मिलियंस कहा जा रहा है बच्चों, ठीक है, 1 मिलियन यानी 10 लाख से भी ज्यादा, तो लाखों सालों तक लग गए हैं ये फ्यूल्स को तैयार होने में, बनने में। नेचुरल गैस इज यूज्ड फॉर कुकिंग एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। नेचुरल गैस का काम है खाना बनाने के लिए खाना बनाने के काम में और बिजली पैदा करने के काम में। Nowadays it is also used in the form of compressed natural gas CNG। ठीक है, तो आज के समय में इसका काम जो है इस्तेमाल होता है CNG प्रिपेयर करने CNG बनाने के काम में भी, ये जो नेचुरल गैस है एज अ फ्यूल फॉर व्हीकल्स। ठीक है, तो सीएनजी बच्चों तुम लोगों ने सुना होगा सीएनजी के बारे में कि सीएनजी क्या होता है। गाड़ियों में ईंधन की तरह काम में इस्तेमाल किया जाता है इसको, जिसमें से गाड़ियां चलती हैं लाइक पेट्रोल एंड डीजल। इट इज अ क्लीनर फ्यूल देन पेट्रोल और डीजल। हाँ, लेकिन पेट्रोल और डीजल की तरह है लेकिन ये उनसे साफ है, ठीक है, प्रदूषण ना के बराबर करता है। कोल इज मेनली यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोयला का इस्तेमाल अब के समय में, पहले के समय में था कि हाँ रोशनी के लिए भी, खाना बनाने के लिए भी, गर्मी के लिए भी, अलग अलग पर्पस के लिए यूज किया जाता था। लेकिन अब के समय में कोयला का मुख्य इस्तेमाल होता है सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। इट इज फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ इंडिया। अपने भारत देश के अलग अलग भागों में पाया जाता है। फाइंड आउट द मेजर कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स एंड मार्क देम इन अ मैप ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अलग अलग कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स को फाइंड आउट करना और उसको फिर मार्क करना अपने देश के मैप में। डू यू नो, कुछ जानकारी वाली बात है बच्चों यहाँ पे। अर्लियर कोल, वुड एंड डंग केक्स वर यूज्ड फॉर फ्यूल्स फॉर कुकिंग। ठीक है, तो पहले बहुत पहले समय का बात है कि कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, या फिर जो डंग हो गए, काउडंग हो गए, इस तरीके के डंग केक्स हो गए, तो ये सब की मदद से खाना बनाया जाता था। अब के समय में लेस पॉल्यूटिंग नेचुरल गैस एंड एलपीजी जैसी चीजें इस्तेमाल होती हैं। ओके बच्चों, तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इमेज बने हुए हैं कोल का, पेट्रोल का, नेचुरल गैस का। ऑल आर द फॉर्म्स ऑफ फ्यूल्स, सबके सब ईंधन का एक प्रकार है। फर्दर फॉसिल फ्यूल्स आर फाउंड इन लिमिटेड क्वांटिटीज। जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो बहुत ही कम मात्रा में अवेलेबल हैं, बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। Hence we will soon run out of fossil fuels if we continue to use them in the manner that we currently do। ये तो इस तरीके से, अगर जिस तरीके से हम लोग अभी इस्तेमाल कर रहे हैं उसी तरीके से रफली अगर यूज किया जाएगा तो कभी ना कभी जाकर के ये फॉसिल फ्यूल खत्म ही हो जाएगा। टू अवॉइड सच अ सिचुएशन, तो ऐसा स्थिति नहीं आए, वी नीड टू एक्सप्लोर अल्टरनेट सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल्स खत्म जैसा हालात नहीं हो पाए तो हम लोगों को दूसरा सोर्स ऑफ एनर्जी भी पता करना रहेगा। When fossil fuels are burned, smoke and carbon dioxide gas are produced, which pollutes the air। जब फॉसिल फ्यूल जलते हैं तो उसमें से स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है और भी बहुत सारे हार्मफुल गैसेस होते हैं जो कि हमारे एनवायरमेंट को, हवा को जो है वो दूषित करता है, पॉल्यूट करता है। ओवर डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड एज डोमेस्टिक फ्यूल्स हैज रिजल्टेड इन लार्ज स्केल एयर पॉल्यूशन। ओके, तो जो भी फॉसिल फ्यूल्स पे निर्भरता जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी ट्रांसपोर्टेशन के लिए या फिर आसपास के लिए, तो इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा एयर पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया है। सो लेट अस डू आवर बिट टू कंजर्व द फॉसिल फ्यूल्स। हम लोग फॉसिल फ्यूल को बचा सकते हैं वॉकिंग और साइकिलिंग टू नियर बाई प्लेसेस। आसपास की जगहों पे चल के जा करके या फिर साइकिल की मदद से जाकर के।
यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इस्तेमाल करके, सजेस्ट सम मोर वेज, और अगर कोई और भी तरीका है जिसकी वजह से हम लोग फॉसिल फ्यूल की ज्यादा से ज्यादा बचत कर सके तो वो भी सजेस्ट करो बच्चों तुम लोग। Alright, so this is the point where we read about fossil fuels. Now we are going to know about the natural resources. ठीक है, natural resources जैसे nature's treasures. So अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा, air, water, soil, fuels, all of them are the natural resources. तो अभी natural resource का classification के बारे में और डिटेल में अच्छी तरीके से कि natural resources renewable and non renewable. अगर तो इसमें देखो बच्चों एक वर्ड है new, renew मतलब कि फिर से renew, और नॉन रिन्यू मतलब कि फिर से नहीं रिन्यू। ठीक है, इसको समझ लो पहले, और इसी की बेसिस पे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। नेचर्स ट्रेजर्स फुलफिल आवर नीड्स। प्रकृति का जो खजाना है वो हमारी जरूरतों को तो जरूर पूरा कर दे रहा है। इट इज फुलफिलिंग आवर नीड्स। दे आर एसेंशियल रिसोर्सेज टू सस्टेन ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ। ये बहुत ही जरूरी है। जितने भी जीवन है धरती पे, चाहे वो प्लांट ही क्यों ना हो, इंसेक्ट ही क्यों ना हो, ये नेचर का जो ट्रेजर्स है वो सारे लाइफ फॉर्म्स के लिए बहुत ही जरूरी है अर्थ पे। फॉर एग्जाम्पल, वी गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। जैसे हमें सूरज से हीट और लाइट मिलता है। वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। पानी मिलता है हमें नदियों से, और खाना मिलता है पौधों और जानवरों से। These resources which we get from nature are called natural resources. तो ये रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिल रहे हैं इन्हें हम नेचुरल रिसोर्स कहेंगे। We also use natural resources to make many useful things for our convenience. तो हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत सारा इस्तेमाल लेंगे अपनी अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए। ठीक है, अपनी सहूलियत के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को अलग अलग फॉर्म में उसको बना करके अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए, फॉर आवर कन्वीनियंस। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, फर्नीचर, सोलर पैनल्स, बाइसिकल्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब यानी कि बिजली से चलने वाले बल्ब, फर्नीचर लकड़ी से बनता है, सोलर पैनल जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं यूजिंग सोलर लाइट, सनलाइट। बाइसिकल्स, ये तो बहुत ही इको फ्रेंडली वे हो गया। मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल, और इन सब की वजह से हमारी जिंदगी जो है बहुत ही आरामदायक भी बनती है, कंफर्टेबल। ऑल सच रिसोर्सेज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स आर कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो ये सारे रिसोर्सेज जो इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं, इन सारे रिसोर्सेज को कहा जाता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, यानी कि इंसानों के द्वारा बनाया हुआ संसाधन, रिसोर्सेज। तो अभी क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्रकृति से जो मिलने वाला है। You have learned about various natural resources such as air, water, energy from the sun, forest, soil, rocks, minerals and fossil fuels. तो अभी हम लोगों ने ऊपर में जितना भी पॉइंट्स को कवर किया है, ठीक है, ये सब का सब नेचुरल रिसोर्सेज की फॉर्म है। Some of these natural resources get replenished through natural processes over a period of time. तो इसमें से कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो एक समय के बाद गायब भी होने लग जाते हैं, खत्म भी होने लग जाते हैं, और ये नेचुरल प्रोसेस की मदद से ही तो कुछ समय के बाद। If you remember, Ajji told Bhumi and Surya that they could collect only those nelikai that had fallen on the ground. ठीक है बच्चों, तो ऊपर में एक्सप्लेन किया गया, बताया गया है कि अज्जी ने बच्चों को कहा था कि नेलिकाई, वही नेलिकाई कलेक्ट करने के लिए जो सिर्फ नीचे गिरे हुए हैं, जो कि पेड़ पे लगे हुए, उन्हें तोड़ने के लिए नहीं, जो कि सिर्फ नीचे गिरे हुए हैं। This makes sure that there would be enough fruits for other animals and birds. तो इससे क्या पता चलता है, इसीलिए कि जो पेड़ पे फल है वो बाकी पक्षियों के लिए, बाकी जानवरों के लिए भी रहे, सिर्फ सब इंसान ही ना खत्म कर दे। The seeds from the droppings of animals and birds would enable new trees to grow. ठीक है, वो पक्षी के द्वारा या कोई भी जानवर के द्वारा अगर वो फल खाया जाएगा और वो बीज कहीं और जाकर गिराएगा, मिट्टी पे गिरा देगा, और या फिर कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे फेवरेबल कंडीशन उसको मिल रहा है, तो वहां से एक नया पेड़ ग्रो करेगा। इस तरीके से नया लाइफ स्टार्ट हो जाएगा। थ्रू इट वुड मेक सम इयर्स बिफोर वी गेट फ्रूट्स फ्रॉम दीज न्यू ट्रीज। और जब तक वो नया पेड़ नहीं बन जाता है, लेकिन वो नया पेड़ बनने के बाद भी, भले ही कितना साल भी क्यों ना लग जाए, उस नया पेड़ बनने के बाद भी हम लोग उस पेड़ से भी फल हासिल कर पाएंगे। Thus, resources which get renewed, replenished or restored within a reasonable period of time are called renewable resources. वो ध्यान रखना है बच्चों कि वो रिसोर्सेज जो कि रिन्यू हो जा रहे हैं, यानी फिर से नया हो जा रहा है, रिप्लेनिश्ड हो जा रहा है या रिस्टोर हो जा रहा है, मतलब कि अगर जैसा था वापस उसी रूप में आ जा रहा है और कुछ समय अंतराल के बाद। ठीक है, ऐसा नहीं कि 10 साल, 1000 साल, 100 साल इतना लग जा रहा है, कुछ समय अंतराल के बाद। तो वैसे रिसोर्सेज को हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहेंगे। एयर, वाटर एंड फॉरेस्ट आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए एयर, वाटर और फॉरेस्ट, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल्स हैं, नेचुरल रिन्यूएबल रिसोर्सेज के। ठीक है, कि ये फिर से वापस आ सकते हैं। नेचर रिन्यूज देम, और इन्हें कौन रिन्यू करेगा? तो नेचर खुद ही रिन्यू करेगा। वी शुड यूज अवर नेचुरल रिसोर्सेज जुडिशियली। ठीक है, हमारे पास जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है, ये सब सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा नहीं कि अंधाधुंध, क्योंकि हम अकेले ही उसे इस्तेमाल करने वाले नहीं है, लालची नहीं बनना चाहिए। On the other hand, fossil fuels take millions of years to form. वहीं दूसरी तरफ जो है fossil fuels जो है, यानी जो पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, ये सब चीजें, इन्हें लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं बनने में।
दे आर फाउंड इन लिमिटेड क्वांटिटीज एंड वंस यूज दे गेट एग्जॉस्टेड। ये कम मात्रा में पाए जाते हैं और अगर ये खत्म हो गए तो फिर खत्म ही हो गए। दे आर नॉट प्रोड्यूस्ड और रिप्लेनिश्ड विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये दोबारा नहीं बन सकते हैं कुछ समय के बाद में। These resources are called non-renewable resources। ठीक है, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग कहते हैं non-renewable resources, मतलब कि जो रिन्यू नहीं हो पाया। Examples of non-renewable natural resources are minerals, soil, rocks, coal, petroleum and natural gas. So these are the few examples of non-renewable resources जो कि रिन्यू नहीं हो पा रहे हैं, जैसे मिनरल्स हो गए, सॉइल हो गए, रॉक्स हो गए, कोल हो गए, पेट्रोलियम हो गया, फिर नेचुरल गैस हो गया। फर्दर रिसोर्सेज वी यूज, अभी हम लोगों ने क्या जाना नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, उसमें भी रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। अब हम लोग जानेंगे रिसोर्सेज वी यूज। ठीक है, वी यूज बोथ टाइप ऑफ रिसोर्सेज, रिन्यूएबल भी यूज करते हैं, नॉन रिन्यूएबल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कौन कौन से नॉर्मल यूज करते हैं वो हम लोग जानेंगे। इट इज टाइम फॉर भूमि एंड सूर्या टू गो बैक होम आफ्टर अ वंडरफुल हॉलिडे एट देयर अज्जीज होम। ओके बच्चों, तो समर का स्कूल का वेकेशन चल रहा था, भूमि और सूर्या की स्कूल का छुट्टी चल रहा था। अब उनकी स्कूल की छुट्टियां खत्म हो गई, अब उनको घर जाने का समय आ गया है, तो दादी जी के घर से जा रहे हैं वो लोग। देयर अम्मा, दैट इज मदर, कम्स टू पिक देम अप, उनकी मां आई थी उनको लेने के लिए। भूमि एंड सूर्या शो हर द वेजिटेबल प्लांट्स दैट हैव स्टार्टेड टू ग्रो इन द गार्डन एंड द ड्राइड चिलीज गिवन बाय अज्जी टू टेक होम। तो भूमि और सूर्या ने उन्हें वो सब्जियां दिखाई जो उन्होंने खेत में बोया हुआ था और वो उगने लग गई थी अब, और वो सूखी हुई मिर्चियां भी जो अज्जी ने उन्हें दी थी घर ले जाने के लिए। They notice changes in the color of the skyline and the smell of the air once they reach the city। ये तो जब जैसे वो शहर के पास पहुंचने लगे, जब वो शहर इंटर करने लगे, तो उन्होंने देखा कि आसमान का भी रंग बदलने लग गया है और हवा का गंध भी बदलने लग गया है। There are very few trees, बहुत कम पेड़ हैं शहरों में। The air does not smell as good as the air at अज्जी's place। हवा उतनी अच्छा स्मेल नहीं कर रहा वहां पे जैसा अज्जी के गांव में अज्जी के घर पे क्या करता था। They can smell smoke from the vehicles, गाड़ियों से निकलने वाले धुओं को वो लोग स्मेल कर सकते हैं। The air is polluted, हवा जो है वो दूषित हो चुकी है। अम्मा कहती है yes, when we use fossil fuels on our vehicles, जब हम लोग फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं अपने गाड़ियों में, in our vehicles, smoke is generated, तब धुआं निकलता है उसमें से। Now there are vehicles which cause less pollution। अब कुछ ऐसे vehicles हैं जिसकी वजह से कम धुआं निकलता है, कम pollution होता है। For example, there are electric vehicle that do not release any smoke। ठीक है, आज के समय में बिजली से चलने वाली गाड़ियां आ गई हैं बच्चों, जिसमें से धुआं बिल्कुल भी नहीं निकलता है। So people are making an effort to create alternatives। तो इससे क्या पता चलता है कि लोग जो हैं वो नए नए तरीके खोज रहे हैं कि रिसोर्सेज को बचाया जा सके। कैन यू लिस्ट सम अल्टरनेटिव्स फॉर रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन? तो और भी कुछ उपाय बता सकते हो जिससे हम लोग एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो बच्चों जैसे कि वी कैन वॉक एंड साइकिल टू द नियर बाय प्लेसेस, वी शुड यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ रेगुलर ट्रांसपोर्ट। फर्दर We use many natural resources in our daily life। हम लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं बच्चों। Let us identify some resources। कुछ रिसोर्सेज को हम लोग यहाँ पे पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। That we use by performing activity। तो ये एक्टिविटी में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। Let us make a list of natural resources used। इस एक्टिविटी में कुछ नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे, किस एक्टिविटी के लिए। Make a list of activities you do in your daily life। तो ये कुछ एक्टिविटीज है और इसमें और भी एक्टिविटीज अपने से भी जोड़ सकते हैं इसमें बच्चों। और इन एक्टिविटीज में कौन सा नेचुरल रिसोर्स का यूज होता है जिसको हम लोग इस एक्टिविटीज को पूरा कर पाते हैं, तो वो भी इस टेबल में भरना। और किसी तरीके का कोई डाउट आएगा तो अपने टीचर से, स्कूल में अपने फ्रेंड से डिस्कशन इसको जरूर करना बच्चों। फर्दर, हाउ मेनी नेचुरल रिसोर्सेज डिड यू लिस्ट? कितने नेचुरल रिसोर्सेज को तुमने लिस्ट किया वहां पे। कंपेयर योर लिस्ट विद योर फ्रेंड, अपने दोस्तों के लिस्ट से कंपेयर करो उसको। यू एंड योर फ्रेंड्स हैव लिस्टेड मेनी नेचुरल रिसोर्सेज दैट वी यूज एवरी डे। तो बहुत सारे ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज है जिसको तुम लोगों ने लिखा होगा। These resources are air, water, soil and food from plants and animals। ठीक है, तो ये जो नेचुरल रिसोर्स है वो हवा भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, मिट्टी भी हो सकता है, फिर भोजन भी हो सकता है जो हमें प्लांट से मिल रहा है या फिर जानवर से मिल रहा है। We get these resources from nature and also make things using them for our consumption। अब ये रिसोर्सेज हमें नेचर से मिल रही हैं और इसकी मदद से हम वैसी चीजें भी बनाते हैं जिसको हम लोग बाद में इस्तेमाल में भी लाते हैं। ठीक है, फॉर आवर कंजम्पशन, यानी इसको बाद में अपने इस्तेमाल में भी लाते हैं। Therefore, we must conserve our natural resources and use them responsibly without wasting them। ठीक है, तो ये नेचुरल रिसोर्सेस यानी प्रकृति में जो पाए जाने वाले रिसोर्सेस है उसको सही तरीके से बचा करके रखना चाहिए और उसको जिम्मेदारी पूर्ण उसको इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो बर्बाद ना हो। ठीक है, उसको बर्बाद ना करने। दिस वे वी कैन कंटिन्यू टू फुलफिल आवर प्रेजेंट नीड्स। तो इस तरीके से हम लोग अपनी अभी की जितनी जरूरतें उसको पूरा कर पाएंगे, while also saving for the future, और भविष्य के लिए भी बचा पाएंगे, विदाउट हार्मिंग द एनवायरमेंट, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हुए। अगर बच्चों तो एक कोटेशन है यहाँ पे, अर्थ प्रोवाइड्स एनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैन्स नीड बट नॉट फॉर एवरी मैन्स ग्रीड। कि धरती जो है हमें हर इंसान की जरूरत भर के लिए बहुत चीज प्रोवाइड करा देती है, लेकिन उसके लालच को पूरा करने के लिए नहीं प्रोवाइड कराता है। तो ये कहा गया है एम के गांधी जी के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगर बच्चों तो यहाँ से हार्ड वर्ड स्टार्ट हो गए हैं, क्वेश्चन आंसर से आगे में।
तो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन यहीं पे एंड होता है और क्वेश्चन आंसर को क्वेश्चन आंसर के पार्ट में डिस्कस किया जाएगा। एंड दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर एक्सप्लेनेशन। जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है वो है चैप्टर 11 दैट इज नेचर्स ट्रेजर्स। इट इज द 11th चैप्टर फ्रॉम द क्लास 6 साइंस बुक। तो जो भी बच्चे क्लास 6 के थे वो वीडियो के अंदर जरूर यहाँ तक अगर बने हुए बच्चों तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करना ताकि उन्हें पढ़ाई में हेल्प मिल सके। और अगर किसी तरीके का दिक्कत है पढ़ाई में, किसी तरीके का हेल्प चाहिए अगर बच्चों तुम लोगों को, तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। बट ऑल दी सर्विसेज आर पेड। ओके, ऑल दी सर्विसेज आर पेड, बट झूठ नहीं बोलूंगा। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है, कोरा पे भी है। सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड हो, या फिर तुम मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। ओके बच्चों, तो जिनको आता है उनके लिए रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।